U53 हिंदी। एल्डर सॉन्ग निश्चित रूप से डर गया था। झांग क्वान को समझ नहीं आया, लेकिन उसने समझ लिया। यह बालक युवा दिखता था और उसके चेहरे पर अभी भी अपरिपक्वता का भाव था, लेकिन उसके दिव्य विचार दृढ़ थे, उसकी आभा गहन थी और वह मंत्र और अभिव्यक्ति संरचनाएं प्रकट कर सकता था। ये स्पष्टतः किसी महान या कुलीन कुल से प्राप्त दिव्य विचार की विरासत थी। इसके अलावा वह पहले से ही घात लगाए बैठा था और आश्चर्यजनक हमलों के लिए संरचना का उपयोग कर रहा था, ऐसे मंत्र जो विरोधियों को फंसा सकते थे और मार सकते थे। जाहिर है, अनगिनत लड़ाइयों में अनुभवी और अनुभव में समृद्ध। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था, उनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी, एक अपंग हो गया था, तथा शेष लोग, जिनमें वह स्वयं और झांग क्वान भी शामिल थे, बुरी तरह घायल हो गए थे और बहुत कमजोर हो गए थे। यदि वे सभी बिना किसी चोट के अपनी पूरी ताकत के साथ इस युवा साधक का सामना करते, तो भी उनकी जीत की बजाय हार की संभावना अधिक थी। उसे अब तक ये नहीं पता था कि इस लड़के के पास और क्या क्या छुपे हुए हैं। एल्डर सॉन्ग अपने दिल में चिंतित था। दौड़ना, हमें भागना होगा। दौड़ न लगाना, पूरी तरह से भेजना होगा। जहां तक झांग क्वान का सवाल है, वह एक कनिष्ठ था। अपने बड़ों का नेतृत्व करना, यहां तक कि खुद को बलिदान करने तक, उसके लिए उचित ही था। यह उसकी पितृवृत्ति का भी प्रकटीकरण था। झांग क्वान की अविश्वसनीय निगाहों के सामने एल्डर सोन का शरीर घबराकर झुक गया और भाग गया, जिसमें पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग की गरिमा का पूर्ण अभाव था। जैसे ही एल्डर सोन मोहुआ के चेतना सागर के किनारे पर पहुंचा, भागने वाला था। मोहुआ ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए जल कारावास तकनीक का प्रदर्शन किया। नीले तंतु बहते पानी की तरह एक जेल का रूप ले चुके थे, जिसने एल्डर सॉन को अपनी जगह पर बांध रखा था। एल्डर सॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। कितना तेज जादू है! उसकी धुंधली आंखें हिल गईं, उसका कद सिकुड़ गया, उसकी त्वचा और हड्डियां ऐसे गिरने लगीं जैसे बांस की टहनी अपनी बाहरी परतें उतार रही हो, जल कारावास तकनीक के बंधन से बाहर निकल रही हो। मोहुआ ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। वास्तव में झांग परिवार के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग के रूप में उनके पास कुछ कौशल थे। मोहुआ ने फिर से इशारा किया और जल कारावास तकनीक सक्रिय हो गई, जिसने एल्डर सॉन्ग को एक बार फिर उलझा दिया। एल्डर सॉन्ग एक बार फिर फंस गया और मन ही मन शापित हो गया। ये जादू क्या है? यह मंत्र मारने पर नहीं बल्कि नियंत्रण पर केंद्रित है। इस संसार में ऐसा साधक कैसे हो सकता है जो ऐसे घृणित मंत्रों में माहिर हो? एल्डर सॉन्ग ने अपनी त्वचा और हड्डियां फिर से उतार दी और भी छोटा हो गया और एक बार फिर बच निकला। मोहुआ का छोटा हाथ अभी भी सामान्य रूप से आगे की ओर इंगित कर रहा था, एक बार फिर जल कारावास तकनीक का निर्माण करते हुए अब छोटे एल्डर सॉन्ग को फंसा रहा था। उसी समय एल्डर सॉन्ग के पैरों के नीचे सुनहरे फॉर्मेशन पैटर्न दिखाई देने लगे। कुछ ही क्षणों में वे एक स्वर्णिम लॉक संरचना में जम गए। सुनहरी रोशनी तीव्रता से चमक उठी। स्वर्णिम लॉक की जंजीरों ने एल्डर सॉन्ग को कसकर बांध दिया। स्वतंत्रता का मार्ग उसकी आंखों के ठीक सामने था। बस कुछ और कदम और वह बच निकलने में सफल हो जाता। फिर वह पूर्वज को वापस रिपोर्ट कर सकता था, झांग परिवार के पिछले बुजुर्गों को इकट्ठा कर सकता था, एक साथ हमला कर सकता था, इस बच्चे का वध कर सकता था और उसे फाड़ सकता था। लेकिन एल्डर सॉन्ग को लगा कि वे ये कुछ कदम नहीं उठा सकते। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, चाहे वह कितना भी बल लगाए, वह इस बच्चे की उंगलियों के नियंत्रण से बच नहीं सकता था। एल्डर सॉन्ग बेहद गुस्से में था और उसने भागने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसका शरीर सूज गया, उसका चेहरा नुकीले दांतों से भयानक हो गया और उसकी सफेद आंखें लाल होकर खून से भर गईं। अच्छा बच्चे, तुम बहुत आगे बढ़ गए। आज या तो तुम या मैं। एल्डर सॉन्ग की आभा बढ़ गई। मोहुआ भी ये देखकर गंभीर हो गया। यह एल्डर सॉन्ग जरूर झांग परिवार में कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होगा, जिसकी पुरानी साख होगी। मोहुआ देखना चाहता था कि एल्डर सॉन्ग में अभी भी क्या क्या चालें बाकी हैं। युद्ध छिड़ने ही वाला था। एक कप चाय पीने में जितना समय लगेगा, उसके बाद। मोहुआ ने एल्डर सॉन्ग को जमीन पर पड़े देखा। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, उसकी सांसें धीमी थीं और वह अवाक था। आपके पास कोई खास चाल तो नहीं थी, है ना? शुरू से अंत तक उसने एल्डर सॉन्ग को मंत्रों और संरचना से अभिभूत कर दिया था। हमलों के बीच उसे पीटती रही और वाटर प्रिजन तकनीक और गोल्डन लॉक संरचना के साथ उसे और अधिक नियंत्रित करती रही। एल्डर सॉन्ग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फंस गए, फिर मोहुआ ने उन पर हमला करने का लक्ष्य बनाया। कुछ और कदम चलने के बाद उसे फिर से कैद कर लिया गया और उस पर मंत्रों की बौछार जारी रही।
वह महुआ के करीब भी नहीं पहुंच पाया था कि उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया और वह हौंफने लगा। और यह सोचना भी कि उन्होंने पहले भी ऐसा ही दृढ़, मौत तक लड़ने वाला रवैया दिखाया था। महुआ अविश्वास में जमीन पर पड़े एल्डरसॉन से कहने से खुद को नहीं रोक सका। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ऊंची राय रखता था, तुम बहुत कमजोर हो। जमीन पर पड़े एल्डरसॉन ने मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि बात यह थी कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का कोई अवसर नहीं मिला। पूरे रास्ते पर नियंत्रण, नजदीक पहुंचने में असमर्थ, हमला करने का मौका भी नहीं, अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल करने में असमर्थ। उसकी जगह कोई भी होता तो नष्ट हो जाता। झांग परिवार से 5 ज़ोंबी अंदर आ गए थे। 2 लोग धुएं में गायब हो गए थे, एक अपंग हो गया था, और अब झांग क्वान और एल्डरसोन दोनों जमीन पर पड़े थे। झांग क्वान ने देखा कि झांग परिवार की पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग सोन को बांधकर पीटा जा रहा था, और उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, और उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। तभी उसे अपने और महुआ के बीच की असमानता का वास्तविक रूप से एहसास हुआ। बाहर से महुआ केवल चालाक और कठिन था, लेकिन चेतना के सागर के अंदर महुआ बिल्कुल भयानक था। उनके झांग परिवार ने इस छोटे पूर्वज का किस प्रकार विरोध किया था। पृथ्वी अग्नि संरचना और अग्नि गोला तकनीक से बमबारी के बाद एल्डरसॉन बुरी तरह से पस्त हो गया, और उसने ये भी महसूस किया कि उसके ताओवादी फाउंडेशन की ऊर्जा खत्म हो रही है। हताश और गुस्से से उसने कहा, ताओवादी मित्र, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? महुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो आप करना चाहते हैं, मैं भी वही करना चाहता हूं। एल्डरसॉन का चेहरा सफेद पड़ गया, फिर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये छोटा शैतान क्या उसे निगलने का इरादा रखता है? एल्डरसॉन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उन्होंने जल्दी से कहा, ताओवादी मित्र, आप एक धर्मी ताओ तकनीक का अभ्यास करें, वास्तविक मार्ग का अनुसरण करें। दूसरी ओर हम दुष्ट लोग हैं, भूत प्रेत से भरे विचार हैं। इस वृद्ध व्यक्ति की सलाह सुनो, यदि आप हमें खाते हैं तो यह आपके ताओवादी हृदय को कलंकित करेगा, यह आपके ताओवादी आधार को नष्ट कर देगा, यह आपके स्वभाव को बहुत विचलित कर सकता है। आपको हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। महुआ हंसा। उस मुस्कुराहट में मासूमियत के साथ साथ थोड़ी सी दुष्टता भी थी। नहीं, क्यों नहीं? एम्पायर पर आगे बढ़े, झांग क्वान ने और सोचा, और उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वह डर के मारे चिल्लाया, झांग परिवार के लापता पूर्वज, क्या वे सभी आपके द्वारा भस्म कर दिए गए थे? झांग परिवार के पूर्वजों की आत्मा के अवशेष पैतृक मास्टर चित्र के भीतर रहते थे, और वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे जब तक कि उन्हें जीविका की तलाश न हो। पैतृक मास्टर चित्र मेरे हाथों में अंतिम बार था, पूरी तरह से बरकरार। महुआ द्वारा इसे चुराए जाने और बाद में पुनः प्राप्त किए जाने के बाद झांग परिवार के कई पूर्वज पहले ही गायब हो चुके थे। उन्होंने इस बच्चे के चेतना सागर में पोषण की तलाश की होगी और फिर उसके द्वारा खाए गए होंगे। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी कर रहे हैं। झांग क्वान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। एल्डरसॉन के चेहरे पर भी भय का भाव दिखाई दिया। इतनी सारी परेशानियों के बाद ये बच्चा कोई दावत नहीं है। वे हैं। महुआ क्षण भर के लिए चौंका, फिर मुस्कुराया, चमकते सफेद दांत दिखाते हुए, आपने अनुमान लगा लिया है। झांग क्वान और एल्डरसॉन कांप उठे। एल्डरसॉन ने कठोरता से कहा, हमारे झांग परिवार को अपमानित करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी उसके स्वर में घमंड का भाव था। झांग क्वान ने भी घृणा से कहा, पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महुआ अविचलित रहा। इसके अलावा उसने अपने होंठ भी चाटे। उसकी निगाहें कुछ हद तक दिलचस्प थीं। झांग क्वान अचंभित रह गया, उसकी आंखों में एक भयावह भाव उभर आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा, वह झांग परिवार के पूर्वज को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना? 3 बार से अप्लाई करना चाहते हैं, इसे हर रात अप्लाई करें। बलवान। एल्डरसॉन को भी इसका एहसास हुआ। एक क्षण में ही उनके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। वह उनके झांग परिवार के पैतृक गुरु थे। किसी में वास्तव में इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि वह अपने पूर्वज गुरु का चिंतन कर सके। इससे भी अधिक भयभीत वे ये थे। ये युवा साधक गहन दिव्य ज्ञान से युक्त अथाह था, और गहरी रणनीतियों के साथ उनके तरीके भयानक थे। अनजाने में गणना का सामना करना वास्तव में उनके झांग परिवार के पैतृक स्वामी को खतरे में डालना संभव था। उनके चेहरों के भाव देखकर महुआ ने आह भरी, तुम बहुत कुछ जानते हो। फिर
झांग क्वान और एल्डरसॉन की भयभीत निगाहों के नीचे उसने अपनी उंगली हिलाई और एक आग का गोला अस्तित्व में आया। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी, उन दोनों को तब तक नष्ट करती रही जब तक कि केवल उनके भूत ही शेष नहीं रह गए, जो विघटन के कगार पर थे। चेतना का सागर एक क्षण में ही काफी हद तक साफ हो गया। मो हुआ ने राहत भरी सांस छोड़ी, पालथी मारकर बैठ गया और एक प्रश्न पर विचार करने लगा। क्या मुझे इन्हें खाना चाहिए या नहीं? उन्हें हविए, उसकी दिव्य भावना मजबूत होगी, लेकिन यह संभवतः 13 पट्टियों तक नहीं पहुंचेगा। 12 से 13 वर्ष की आयु तक दिव्य भावना में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे पार करना आसान नहीं होता। इसके अलावा उन्हें खाने के बाद उन्हें आत्मसात करने में समय लगेगा। अब उसके पास समय नहीं था। पैट्रिक मास्टर चित्र में झांग परिवार के कई पूर्वज अभी भी थे, और अगर वे आत्मसात करते समय टूट गए तो ये बुरी खबर होगी। वह अकेले थे, जबकि झांग परिवार का पूरा वंश उस चित्र में था। इसका मतलब था कि वह झांग परिवार के पैट्रिक ज़ॉम्बी की सामूहिक शक्ति का सामना कर रहा था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। 1 या 2 या 3 या 4, उन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार संख्या बढ़ जाने पर प्रबंधन कठिन हो जाता था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। यदि वह कमजोरी दिखाता और घायल हो जाता और फिर उसे घेर लिया जाता तो परेशानी बहुत बड़ी हो जाती। ये सब शव खदान में हो रहा था, न कि उनके गुरु और साथी शिष्यों के गुफा निवास में, न ही उनके गुरु की सतर्क निगाह के बिना, न ही कनिष्ठ भाइयों और बहनों की मदद के साथ। खतरे की स्थिति में उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे सतर्क रहने की जरूरत थी, और भी अधिक सतर्क रहने की। विशेषकर इसलिए कि दूसरी ओर पुराने पैतृक स्वामी थे। मो हुआ को नहीं पता था कि उसके पूर्वज झांग क्वान के पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं, न ही उसने कभी उससे लड़ाई की थी। लेकिन ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतने लंबे समय तक जीवित रहने और इतने सारे साधकों को खाने के बाद इस पूर्वज गुरु के दिव्य विचार निश्चित रूप से मजबूत थे, उनकी योजना निस्संदेह गहन थी और उनके तरीके अनेक थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए न केवल वह संख्या में कम हो गए, बल्कि उन्हें दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों ने भी घेर लिया। कठिनाई पर कठिनाई बढ़ती जा रही है और खतरा बहुत बड़ा था। मुझे क्या करना चाहिए? मो हुआ ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया, एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। लाश पर नियंत्रण। झांग परिवार के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी ज़ोंबी थे, और चूंकि वे ज़ोंबी थे इसलिए उन्हें नियंत्रित किया जा सकता था। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे परेशानियों से राहत दिलाई। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। उसके पास एक अत्यंत उन्नत शीर्ष गुप्त शव नियंत्रण तकनीक थी, सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन का उपयोग करके झांग परिवार के ज़ोंबी बुजुर्गों और ज़ोंबी शिष्यों पर नियंत्रण करें और उन्हें झांग परिवार के पैतृक ज़ोंबी पर हमला करने के लिए मजबूर करें। मैं आराम से बैठूंगा और नाटक देखूंगा, टुकड़ों को उठाऊंगा और अंतिम प्रहार करूंगा। इसमें जोखिम कम है और मेहनत भी बचती है। इस परिदृश्य में संख्या में कमतर व्यक्ति झांग परिवार का पूर्वज होगा, जो दुर्जय विरोधियों से घिरा हुआ है। फिर भी वह स्थिति बदल गई और इसके साथ ही आक्रमण और बचाव की गतिशीलता भी बदल गई। मो हुआ की आंखें चमक उठी और उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसे यह जांचना था कि क्या आत्मा धुरी वास्तव में चेतना के सागर के भीतर काम करती है। मो हुआ ने चारों ओर देखा तो उसे 3 आकृतियां दिखाई दी, एल्डर सोंग, एल्डर सी और झांग क्वान। वे सभी विचार शरीर थे, ज़ोंबी की तरह, मो हुआ के गठन और जादू से फंसे हुए। उनके दिव्य विचार गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके रूप धुंधले हो गए, ढह गए और उठने में असमर्थ हो गए। मो हुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया, झांग क्वान और एल्डरसॉन को चुना और अपने दिव्य विचार के साथ गठन पैटर्न को प्रकट किया। प्रत्येक के मूल मध्याह्न पर एक आध्यात्मिक धुरी गठन को चित्रित किया। आध्यात्मिक धुरी संरचना एक बार पूरी हो जाने पर एक चमकदार नीले रंग में चमक उठी और उनके शरीर में समा गई। उसके बाद संरचना पैटर्न रक्त वाहिकाओं, टेंड्रल्स या धागों की तरह तंतु जैसे तंतुओं में बदल गए, जो उनके भीतर घूमते, सिलाई करते और विलीन होते गए और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ, तो इस तरह से आध्यात्मिक धुरी निर्माण प्रभावी होता है। उन्होंने आध्यात्मिक धुरी संरचना का उपयोग केवल एक लकड़ी की कठपुतली, लिटिल टाइगर पर किया था। एक निर्जीव वस्तु और सरल संरचना होने के कारण कठपुतली को नियंत्रित करना सरल था। उन्होंने इसका प्रयोग ज़ॉम्बी पर भी किया था, जिनमें से एक कमजोर ज़ॉम्बी था, दूसरा लाश राजा, लेकिन दोनों ही पूर्ण नहीं थे।
छोटे ज़ोंबी पर उन्होंने केवल अनुक्रमिक संरचना पैटर्न के साथ छेड़छाड़ की थी, स्पिरिट पिवट संरचना को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार नहीं किया था। लाश राजा पर उसने केवल इसे ओवले किया था। लू चेंगयुन के दुष्ट आध्यात्मिक धुरी गठन को ढकते हुए उसका नियंत्रण चुरा लिया था, वास्तव में इसे खरोंच से बनाए बिना। अब चेतना के सागर के भीतर दिव्य विचार के साथ गठन पैटर्न को प्रकट करते हुए एक लौह शव के बुरे विचारों को धागे से नियंत्रित करते हुए उसका दिव्य विचार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। केवल अब मोह हुआ आध्यात्मिक धुरी संरचना के प्रभावों और निर्माण को अच्छी तरह से देख सकता था और आध्यात्मिक धुरी संरचना के निर्माण सिद्धांतों को गहराई से समझ सकता था। हुआ को अंततः समझ में आ गया कि आध्यात्मिक धुरी संरचना के बारे में उसकी पिछली समझ कुछ हद तक कच्ची और सतही थी। केवल अपने ज्ञान को लागू करके और लौह शव को नियंत्रित करने के लिए संरचना पैटर्न को मूर्त रूप देकर ही वह गहराई से अध्ययन कर सकता था और अधिक गहन समझ प्राप्त कर सकता था। यह आध्यात्मिक धुरी निर्माण की उनकी समझ को गहरा करने का एक महान अवसर था। मोह हुआ का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और उसके बाद उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, निर्माण पैटर्न को मूर्त रूप दिया, आध्यात्मिक धागों की गति का अवलोकन किया, आध्यात्मिक शक्ति की संरचना पर विचार किया और आध्यात्मिक शक्ति के धुरी बिंदुओं को नियंत्रित करने के तरीकों का प्रशिक्षण लिया। आध्यात्मिक धुरी संरचना पर उनकी महारत और समझ धीरे धीरे गहरी होती गई। इस बीच मोहुआ ने दो ज़ॉम्बी झांग क्वान और एल्डरसॉन की हृदय वाहिकाओं को भी आध्यात्मिक धुरी संरचना से चिन्हित कर दिया। आध्यात्मिक सूत्र उनके अंगों में फैल गए और उन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। मोहुआ की दिव्य इंद्रिय से एक विचार के साथ उसने दोनों को खड़े होने के लिए नियंत्रित किया। मोहुआ के इरादे के अनुसार दोनों सीधे खड़े हो गए। हालांकि दोनों ने अपनी आंखें बंद रखीं, चेतना से रहित असली कठपुतलियों की तरह। मोहुआ ने झांग क्वान को काबू में किया कि वह अपना हाथ उठाकर एल्डरसॉन को थप्पड़ मारे। फिर उसने एल्डरसॉन से भी झांग क्वान को थप्पड़ मारने को कहा। उसने उन्हें बार बार एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा। उनमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया। मोहुआ ने फिर उन्हें एक दूसरे के साथ मुकाबला कराया। उन्होंने आदेशानुसार कार्य किया। उनकी गतिविधियां अनाड़ी थीं और उनमें शक्ति की कमी थी, क्योंकि वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे और मोहुआ के नियंत्रण में थे। मोहुआ कुछ हद तक निराश था, बहुत दुर्बल। इस स्तर से झांग परिवार के प्राचीन पूर्वज को कोई खतरा नहीं था। क्या मुझे उन्हें जगाना चाहिए? मोहुआ ने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने झांग परिवार के दो शिष्यों और गंभीर रूप से घायल एल्डरसी को पिघलने वाली अग्नि संरचना के साथ परिष्कृत किया, फिर उन्हें झांग क्वान और एल्डरसॉन को खिला दिया। निश्चित रूप से उनकी चोटें ठीक हो गईं और उनकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। एक क्षण बाद झांग क्वान और एल्डरसॉन दोनों ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पाया कि उनकी चोटें ठीक हो गई थीं तथा उनकी 70 से 80% ताकत वापस आ गई थी। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका शरीर अब उनका अपना नहीं था। चाहे वे कुछ भी करना चाहें, उनका शरीर 1 इंच भी नहीं हिलता। बगल में खड़ी मोहुआ ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। उनके दिलों में ठंडक छा गई। अब ये छोटा शैतान क्या शरारत रच रहा है? अब तुम लोग मेरे लोग हो और तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा, मोहुआ ने निर्देश दिया। झांग क्वान को अंदर से ये सब बेतुका लगा। ये बदमाश क्या कह रहा है? मैं कैसे आपका व्यक्ति हो सकता हूं? मैं आपके आदेशों का पालन कैसे कर सकता हूं? मैं तो तुम्हें मारकर इसे जल्दी खत्म कर देना चाहता हूं। मोहुआ ने आदेश दिया, झांग क्वान, एल्डरसॉन को थप्पड़ मारो। झांग क्वान ने मन ही मन उपहास किया, आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा कहते हैं? मैं ऐसा अपमानजनक कृत्य कैसे कर सकता हूं? इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसने पाया कि उसका हाथ एल्डरसॉन के चेहरे पर पड़ गया है। झांग क्वान हैरान रह गया। एम्पायर में नए अध्याय पढ़े। एल्डरसॉन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जूनियर झांग क्वान ने वास्तव में इस छोटे शैतान के आदेश का पालन किया और अपने बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया। मोहुआ बहुत प्रसन्न हुआ और फिर एल्डरसॉन से बोला, अब उसे थप्पड़ मारो। और एल्डरसॉन ने वास्तव में झांग क्वान को थप्पड़ मारा। तब तक झांग क्वान और एल्डरसॉन दोनों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। झांग क्वान ने गुस्से से कहा, तुम बदमाश, तुमने हमारे साथ क्या किया? एल्डरसॉन भी डर और रोष में चिल्लाया, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मोहुआ ने अवाक होकर उत्तर दिया, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? फिर उसने खुद से कहा, मैं उन्हें बोलने नहीं दे सकता, वरना वे मेरी योजना का पर्दाफाश कर देंगे।
क्या मैं उन्हें चुप करा सकता हूँ? मुह हुआ के एक विचार के साथ एक नीली रोशनी दोनों के हृदय वाहिका पर हल्की सी चमक उठी, जिससे निर्माण पैटर्न प्रकट हुए, जिससे आध्यात्मिक धागे उगाए जो ऊपर की ओर चढ़ गए और धागे और सुइयों की तरह झांग क्वान और एल्डरसॉन के मुंह को बंद कर दिया। झांग क्वान और एल्डरसॉन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। मुह हुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। ये सही था। ज़ॉम्बी को उसी रूप में दिखना चाहिए, बकबक की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद उसने खुद को छुपा लिया, पालथी मारकर बैठ गया और झांग परिवार से अन्य लाशों के आने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गया, ताकि वह आध्यात्मिक धुरी संरचना के नियंत्रण प्रभावों का परीक्षण कर सके। थोड़ी देर बाद एक और ज़ोंबी एल्डर वास्तव में दो ज़ोंबी शिष्यों के साथ मुह हुआ के चेतना सागर में आया। जैसे ही ज़ोंबी एल्डर ने चेतना के सागर में प्रवेश किया, मुह हुआ की दिव्य भावना की गहराई और शुद्धता पर आश्चर्यचकित होने का समय भी नहीं मिला। उसने देखा कि झांग क्वान और एल्डरसॉन लकड़ी के खंभे की तरह अकड़कर खड़े थे। उनका स्वरूप बहुत विचित्र था। उनके कपड़े फटे हुए और झुलसे हुए थे, मानो वे किसी भयंकर युद्ध में भाग ले रहे हों। फिर भी उनकी आभा स्थिर थी और काफी संतुलित और सामंजस्यपूर्ण थी, जो कि युद्ध का प्रतिबिंबन नहीं थी। एल्डरसॉन, उस ज़ोंबी बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। एल्डरसॉन निश्चल खड़ा रहा, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अपने आप से बुदबुदाते हुए ज़ोंबी एल्डर ने फिर से पुकारा, एल्डरसॉन। क्या हुआ है? एल्डरसी कहाँ है? और वे दो शिष्य? आप ऐसे कैसे दिखते हैं? काफी देर तक पूछने के बाद भी जब एल्डरसॉन की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो ज़ोंबी एल्डर की भौहें और गहरी हो गईं। तभी एल्डरसॉन ने अचानक वार किया। उसकी तेज पंजों जैसी उंगलियां हवा की तरह तेज थीं और उसने ज़ोंबी एल्डर के हृदय की धमनियों पर निशाना साधा। ज़ोंबी एल्डर चौंक गया और जल्दी से बच निकला, लेकिन उसकी छाती पर अभी भी एक घाव था, जिससे काला खून बह रहा था। क्रोधित होकर ज़ोंबी एल्डर चिल्लाया, एल्डरसॉन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एल्डरसॉन के हमले और अधिक उन्मत्त हो गए, प्रत्येक चाल घातक थी, मानो उन्हें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। जबकि ज़ोंबी एल्डर ने सामना करने के लिए संघर्ष किया, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, झांग सोंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप हमें धोखा देने का इरादा रखते हैं? अपने ही बड़े को मारने के लिए? आप प्राचीन पूर्वज को ये कैसे समझाएंगे? क्या आप विद्रोह की योजना बना रहे हैं? एल्डरसॉन के भावहीन चेहरे ने आंतरिक उथल पुथल को छुपा रखा था। मैं भाई भतीजावाद में भी शामिल नहीं होना चाहता, मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। मुझे दोष मत दो, उस दुष्ट, घृणित, नीच, कुटिल, बेशर्म छोटे शैतान को दोष दो। ये वही है जो मुझे खुद पर नियंत्रण करने से रोक रहा है। हुआ एक तरफ छिप गया, एल्डरसॉन को नियंत्रित करने लगा और इस नए आए ज़ॉम्बी एल्डर के साथ युद्ध में शामिल हो गया। एल्डरसॉन को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन मुह हुआ द्वारा डाले गए आध्यात्मिक धुरी संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता था और केवल 70 से 80% शक्ति ही लगा पाता था। यही कारण है कि दर्जनों आदान प्रदान के बाद वह धीरे धीरे पराजित होने लगा। यदि एक पर्याप्त न हो तो दो का प्रयोग करें। मुह हुआ को युद्ध में कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उसने झांग क्वान पर भी नियंत्रण कर लिया तथा दोनों ने एक दूसरे पर पिनसिर हमला कर दिया। इसके साथ ही नए आए ज़ॉम्बी के बुजुर्ग ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। मुह हुआ ने इसके बाद इसकी तकनीकों का अवलोकन किया। झांग परिवार के ज़ॉम्बी के बुजुर्गों ने अपनी विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाईं। सभी केवल ये जानते थे कि दिव्य विचार का उपयोग करके लाश में कैसे परिवर्तित हुआ जाए तथा निकट युद्ध में कैसे शामिल हुआ जाए। यदि वे इस तरह से नहीं जीत पाते तो वे दिव्य विचार से पुनः लाश में बदल जाते, उनका कद बढ़ जाता, उनकी त्वचा कांसे में बदल जाती और हड्डियां लोहे में बदल जाती, उनके चेहरे पर भयंकर नुकीले दांत आ जाते। ऐसे समय में उनकी गति बढ़ जाती थी, उनकी ताकत बढ़ जाती थी तथा उनके नुकीले दांत और भी अधिक घातक हो जाते थे। लेकिन ये कोई दिलचस्प बात नहीं थी। पहली बार जब मुहुआ ने इसे देखा तो उसे यह नया लगा, लेकिन बार बार देखने के बाद यह उबाऊ हो गया। एल्डरसॉन के अलावा, जो बच निकलने के लिए अपनी त्वचा और हड्डियों को सिकोड़ना जानता था, अन्य सभी ज़ोंबी काफी हद तक एक जैसे थे। मुहुआ को आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अशिक्षित और अयोग्य थे, या उनके पूर्वज गुप्त रहे थे और उन्होंने उन्हें अन्य कौशल नहीं सिखाए थे। इस ज़ॉम्बी के बुजुर्ग के पास भी कोई नई चाल नहीं थी। मुहुआ को कुछ निराशा महसूस हुई। सीमित समय के साथ उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया तथा झांग क्वान और एल्डरसोन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया,
दोनों ने एक संयुक्त हमला शुरू कर दिया, जिसके कारण ज़ॉम्बी के एल्डर को हारकर पीछे हटना पड़ा। ज़ॉम्बी का बुजुर्ग क्रोधित हो गया, अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा, फिर भी जीतने में असमर्थ रहा। एक मजबूत रूप में परिवर्तित होने के बाद भी वह जीत नहीं सका। इसके अलावा उसकी चोटें धीरे धीरे गंभीर होती गईं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ज़ॉम्बी के बुजुर्ग की निगाहें चमक उठीं जब उसने मुंह भर खून निगल लिया। मुक्का मारते समय उसकी आभा उमड़ पड़ी, जिससे झांग क्वान पीछे हट गया, फिर भागने का प्रयास कर रहे बुजुर्ग सॉन्ग को पीछे धकेल दिया। लेकिन मुहुआ ने उसे भागने नहीं दिया। मुहुआ की उंगली के हल्के थपथपाने से पानी की जेल तेजी से बन गई। ज़ॉम्बी के बुजुर्ग ने जैसे ही भागने की सोची, उसे तुरंत आध्यात्मिक जंजीरों से जकड़ दिया गया और वह वहीं खड़ा था। ज़ॉम्बी का बुजुर्ग हैरान रह गया। एक कोने से मोहुआ का आकार भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा। यद्यपि वे युवा थे, फिर भी उनके दिव्य विचार केंद्रित थे, उनका आभामंडल सुदृढ़ था तथा उनकी गहराई अथाह थी। ज़ॉम्बी के बुजुर्ग ने भय से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, आप कौन हैं? मोहुआ को ऐसे साधारण बुजुर्ग के साथ शब्दों को बर्बाद करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने सीधे फायरबॉल तकनीक से उनका स्वागत किया। एक फायरबॉल तकनीक की सीटी निकली जो उसके चेहरे पर आकर गिरी। ज़ॉम्बी का बुजुर्ग आवाज सुनकर गिर पड़ा। मोहुआ अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसने कई और फायरबॉल तकनीकें डाली, जोर से धमाके के साथ ज़ॉम्बी के बुजुर्ग को लगभग गिरने की स्थिति में पहुंचा दिया। जमीन पर गिर गया, हिलने में असमर्थ। झांग क्वान और एल्डरसोंग ये सब देख रहे थे और उनकी पलकें झपक रही थीं। इससे पहले कि वे एक दूसरे पर दया कर पाते, एक और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। झांग क्वान और दूसरे व्यक्ति के सामने मोहुआ ने आध्यात्मिक धुरी संरचना को तैनात करना शुरू कर दिया। एकाग्रता को त्यागते हुए उसने अपनी उंगली ज़ोंबी एल्डर के हृदय मेरिडियन पर रखी, जिसकी चेतना पतन के करीब थी। उसका शरीर स्थिर हो गया था। हृदय शिरोबिंदु को संरचना नेत्र के रूप में प्रयोग करते हुए हल्के नीले रंग की संरचना पैटर्न प्रकट हुई, जो ज़ोंबी के बुजुर्ग की छाती पर एक दुर्लभ और सुंदर ऑर्किड की तरह खिली, फिर बाहर की ओर फैलती हुई, पूरे शरीर में जड़ें जमाती और फैलती हुई, परत दर परत, जब तक कि एक पूर्ण एकीकरण नहीं हो गया। इस प्रकार लौह शव क्षेत्र का ये बुजुर्ग एक जीवित कठपुतली बन गया था। झांग क्वान और एल्डरसोंग भय से आंखें फाड़े देखते रहे। ये किस प्रकार का गठन था? क्या ये छोटा शैतान इस प्रकार की संरचना के माध्यम से शरीरों को नियंत्रित कर सकता है? क्या उनमें भी ऐसी संरचना स्थापित की गई थी? ये संरचना वास्तव में क्या थी? ये संरचना परिष्कृत थी, इसकी तकनीक मार्ग के बहुत करीब थी, और वह मार्ग भयावहता की सीमा पर था। यह उनकी समझ से परे था, बिल्कुल विचित्र। झांग क्वान को अचानक एक विचार आया। ये संरचना कुछ हद तक लाश नियंत्रण संरचना जैसी थी, जिसे लू चेंगडुन ने इस तरह संजोया था जैसे कि वह एक अमूल्य खजाना हो। सिवाय इसके कि यह उतना द्वेषपूर्ण नहीं था, तथा यह अधिक जटिल, अधिक रहस्यमय तथा अधिक गहन प्रतीत होता था। लेकिन क्या लू चेंगडुन ने उस फॉर्मेशन को बेहद मुश्किल नहीं कहा था? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसकी सीमा बहुत ऊंची है? क्या फॉर्मेशन का सिद्धांत अविश्वसनीय रूप से जटिल नहीं था? झांग क्वान को अभी भी लू चेंगडुन के शब्द याद थे। उद्धरण चिन्ह ... बिना गहन और एकाकी समर्पण के, दशकों के अध्ययन के, दुष्ट संरचना की समझ के, भयावह इरादे को चेतना में विलीन किए बिना, हड्डी को ब्रश की तरह इस्तेमाल किए बिना, रक्त को स्याही की तरह इस्तेमाल किए बिना, लाशों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए बिना, वह इसे कैसे सीख सकता था? तो फिर इस नौजवान ने ये कब सीखा? झांग क्वान पूछना चाहता था, लेकिन वह अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोल सका। वह पहले से ही एक दिव्य विचार की कठपुतली था, जिसे दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उसके पास अपने शरीर की स्वायत्ता नहीं थी। मोहुआ ने जब ज़ोंबीज के एल्डर पर आध्यात्मिक धुरी संरचना बनाई, तो उसने अपने द्वारा मारे गए 2 ज़ोंबी शिष्यों को नीले धुएं में परिवर्तित कर दिया, और फिर एल्डर को उसकी कुछ शक्ति बहाल करने के लिए उसे खिला दिया। कुछ ही क्षणों बाद ज़ॉम्बी के बुजुर्ग का अस्पष्ट रूप धीरे धीरे स्थिर हो गया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें खोई हुई, भ्रमित थीं। उनकी स्मृति में मोहुआ की भयंकर फायरबॉल तकनीक बनी रही। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं है। झांग क्वान और एल्डरसोंग के साथ खड़े मोहुआ ने उसे नियंत्रित किया था। उसका मुंह भी आध्यात्मिक शक्ति के धागों से सिल दिया गया था, इसलिए वह बोल नहीं सकता था, बस एल्डरसोंग से एक नज़र ही मिला सकता था। उस नज़र में व्यक्त भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। अंततः उसे एल्डरसोंग की दुविधा समझ में आ गई थी। उनका भाग्य अब उनके अपने हाथ में नहीं था।
इसके बजाय यह उनके बगल में बैठे प्यारे दिखने वाले लेकिन डरावने युवा भिक्षु के हाथों में था। 3 लौह शवों को हाथ में लेकर महुआ लगातार प्रतीक्षा में खड़ा रहा। उन्होंने एल्डरसोन की यह बात याद की कि झांग परिवार के पैतृक ज़ोंबी को उसके वंशजों के दिव्य विचारों और रक्तवंश द्वारा जीवित रखा गया था और वह उन्हें सीधे तौर पर नष्ट नहीं करेगा। यद्यपि महुआ को इस पोषण की बारीकियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, तार्किक रूप से झांग परिवार के पूर्वज को उसकी चेतना के सागर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह एक ही झटके में झांग परिवार के सभी बुजुर्गों को पकड़ न ले। कुछ ही समय बाद झांग परिवार के 2 और लौह शव बुजुर्ग महुआ के चेतना सागर में प्रवेश कर गए। महुआ ने भी यही किया। इस बार मुकाबला 3 बनाम 2 का था, जो कि एक अराजक हाथापाई थी। जब उनकी चालें खत्म हो जाती और लड़ाई लगभग खत्म हो जाती, तो महुआ अपनी चाल चलता। अग्नि गोला तकनीक, जल कारावास तकनीक और पृथ्वी अग्नि संरचना का एक साथ इस्तेमाल करके वह दोनों बड़ों को जल्दी से निपटा देता। फिर वह पुरानी चाल दोहराएगा। आध्यात्मिक धुरी संरचना की स्थापना करते हुए उन्होंने झांग परिवार के बुजुर्गों पर नियंत्रण कर लिया। परिणामस्वरूप झांग परिवार ने 2 और बुजुर्गों को खो दिया, जबकि महुआ के हाथों में 2 और लौह शव आ गए। महुआ ने ऐसे मछली पकड़ी जैसे वह मछली पकड़ रहा हो, एक के बाद एक। हर बार जब वह एक मछली पकड़ता तो उसकी टोकरी में एक मछली अधिक हो जाती और नदी में एक मछली कम हो जाती। झांग परिवार के पैतृक मास्टर चित्र में लौह शव क्षेत्र के सभी बुजुर्ग महुआ की मछली थे। ... इस बीच जब महुआ मछली पकड़ रहा था तो दक्षिण यू शहर से होकर एक अंतर्धारा भी बह रही थी। सभी प्रकार की कृषि शक्तियां शहर में एकत्रित हो रही थीं। सड़कें कई नए चेहरों से भरी हुई थीं। अनजान क्यूई शोधन साधक अभी भी अपनी दैनिक रोटी के लिए मेहनत कर रहे थे, मात्र आत्मा पत्थरों के लिए खुद को थका रहे थे। हालांकि वहां मौजूद किसानों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। तूफान आने वाला था और तनाव स्पष्ट था। फिर भी उन्हें केवल हवा का ही आभास हो रहा था। आने वाले तूफान की वास्तविक प्रकृति का उन्हें पता नहीं था। सीटू परिवार। वे एक ऐसे कमरे में इकट्ठा हुए जो सादा, परिष्कृत मगर छुपा हुआ था। एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। विभिन्न गुटों की शक्तियां एक साथ आईं। इनमें ताओवादी न्यायालय द्वारा संगठित ताओवादी सैनिकों के नेता, न्यायालय के आदेश के तहत निकटवर्ती ताओ साधना शक्तियों के फाउंडेशन स्थापना बुजुर्ग और श्री झुआंग का अनुसरण करने वाले स्वर्ग शू मंडप से जुड़े कबीले और संप्रदाय शामिल थे, जिनमें एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति, सफेद कपड़े पहने एक युवक और एक मध्यम आयु वर्ग का साधक शामिल था। ... ये कबीले की सेनाएं गुप्त रूप से पहुंची और ताओवादी सैनिकों को लू परिवार को धोखा देने के लिए, अदृश्य रहने के लिए शहर के बाहर एक परित्यक्त खदान में तैनात किया गया। साथ ही उन्होंने दक्षिण यू शहर के ताओवादी न्यायालय को भी दरकिनार कर दिया। दक्षिण यू शहर के ताओवादी न्यायालय से एकमात्र पर्यवेक्षक सीटू फोंग उपस्थित थे, लेकिन वह सीटू परिवार की शिष्या होने के कारण तथा अनेक रहस्यों की जानकारी होने के कारण वहां मौजूद थी, जिसके कारण उन्हें इस बैठक में भाग लेने का अवसर मिला। इस सभा का नेता एक ताओवादी सैनिक नेता था जिसका उपनाम यांग था। वह क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण में था। वह एक चौकोर चेहरे, कठोर भौहों और आंखों वाला तथा स्थिर आचरण वाला व्यक्ति था। नेता यांग ने सीधे कहा। उन्होंने कहा, मैं यांग जिशान हूं, ताओवादी सैनिकों के द्वितीय श्रेणी के नेता के रूप में सेवा कर रहा हूं। ताओवादी न्यायालय के आदेशानुसार हमारा मिशन लाशों की खदान को दबाना, लू चेंगयुन को गिरफ्तार करना, लाशों के राजा को बंद करना और लाशों के ढेर को नष्ट करना है। हमें लाशों के ज्वार को रोकना होगा, ज़ॉम्बी की तबाही से बचना होगा और दक्षिण यू शहर के निवासियों को भयानक दुर्भाग्य से नहीं गुजरने देना होगा। नेता यांग की निगाहें गंभीर थीं। उन्होंने चारों ओर देखा और सख्ती से कहा, दक्षिण यू शहर में लू परिवार का बहुत प्रभाव है और लाश खदान में कई लाशें हैं। इसलिए हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, अन्यथा हम निश्चित रूप से आपदा को आमंत्रित करेंगे। मैं आप सभी से आदेशों का पालन करने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई चूक दुर्भाग्य का कारण बनती है और ताओवादी न्यायालय दोष लगाता है, तो हम में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जब नेता यांग ने बोलना समाप्त किया और कोई असंतोष नहीं देखा, तो उन्होंने सिर हिलाया और आगे कहा, इस ऑपरेशन के लिए हम 2 समूहों में विभाजित होंगे। एक समूह लू परिवार का दमन करेगा। लू एस्टेट को सील कर दो। लू परिवार के फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों को पकड़ लो। द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक तालों से उनकी साधना को रोक दो। सामान्य क्यूई शोधन शिष्यों को तब तक कैद करके रखो जब तक कि लाश खदान मामले की धूल न जम जाए, जिसके बाद उनके भाग्य का निर्धारण होगा।
निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जानी चाहिए। हालांकि अगर लू परिवार का कोई वंशज विरोध करे तो उस पर कोई दया न दिखाएं। दूसरा समूह साधक एकत्रित होंगे और शहर के बाहर ताओवादी सैनिकों के साथ मिलकर लाशकी खान पर अचानक हमला करेंगे। गुप्त रूप से आगे बढ़ें, शीघ्र समाधान के लिए प्रयास करें, लाश की खदान को दबाएं, लू चेंगेउन को पकड़ें और ज़ोंबी खतरे को जड़ से खत्म करें। अगली पंक्ति विशिष्ट सामरिक व्यवस्थाएं हैं। यांग ने कई नक्शे लटका दिए। इन मानचित्रों में खदानों के भूभाग आरेख, लू परिवार शव खदान का प्रवेश द्वार, खदान के भीतर पत्थर के महलों के संरचनात्मक चित्र, साथ ही सरल सुरंग मार्ग मानचित्र शामिल थे। मानचित्रों पर अनेक छोटे छोटे अक्षर अंकित किए गए थे। छोटे पात्रों ने उन मामलों के बारे में बताया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिनमें पहरे पर तैनात लौह शव तंत्र के स्थान, शव विषजाल, गुप्त मार्ग, गुप्त कमरे और छिपे हुए दरवाजे आदि शामिल थे। इनमें निर्माण आरेख भी शामिल थे। रक्षात्मक संरचना, पूर्व चेतावनी संरचना, उजागर छाया संरचना, जल संरचना, मारक संरचना तथा कारावास संरचना इत्यादि सभी बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। इन मानचित्रों की विस्तृत प्रकृति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। नेता यांग ने मानचित्रों के अनुसार रणनीति की व्यवस्था की। सबसे पहले टीमों का विभाजन किया गया, साधना तकनीकों और ताओवादी कौशल में विशेषज्ञता के आधार पर फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को टीमों में विभाजित किया गया। कल्टीवेटर्स की प्रत्येक टीम में अलग अलग आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं थीं, जो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का पूरक थीं। जो युद्ध में कुशल हैं, ताओवादी कौशल में निपुण हैं, वे आक्रमण में अग्रणी होंगे। जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं और रक्तक्यू में निपुण हैं, वे रक्षा में अग्रणी होंगे। कुछ ऐसे साधक भी थे जिनके पास असामान्य ताओवादी कौशल थे, जो दुर्लभ प्रभाव उत्पन्न करते थे तथा दुश्मन को आश्चर्यचकित करने के लिए आश्चर्यजनक सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। टीमों को विभाजित करने के बाद नेता यांग ने आगे कहा, ताओवादी न्यायालय ने गोलियों का एक बैच आवंटित किया है। मैं उन्हें बाद में वितरित करूंगा। इन गोलियों में विष निवारण गोलियां, आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोलियां, रक्त पुनःपूर्ति गोलियां, सीरम गोलियां आदि शामिल हैं। बाकी गोलियां सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली हैं। आप इन्हें आवश्यकतानुसार ले सकते हैं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये सीरम पिल्स अलग हैं। ये खास तौर पर लाश के जहर का असर कम करने के लिए हैं। ये आसानी से नहीं मिलती और इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि किसी नाजुक घड़ी में हिचकिचाए नहीं। एक बार घायल होने, खून बहने, लाश के जहर से दूषित होने पर, विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी के लौह लाश के जहर से, इसे तुरंत लेना चाहिए। अन्यथा एक बार जब लाश का जहर हृदय तक पहुंच जाता है और जीवित लोग लाश में बदल जाते हैं, तो मैं केवल आपको मारने के लिए खुद को तैयार कर सकता हूं। उपस्थित सभी किसानों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। नेता यांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने आगे कहा, बेशक अगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ज़ोंबी में बदल जाऊं, लाश राजा की जीवित कठपुतली बन जाऊं, तो आपको मुझे मारने, मेरी लाश को जलाने में संकोच नहीं करना चाहिए, ताकि कोई अवशेष न बचे। यांग परिवार के मेरे सदस्य युद्ध में मर सकते हैं, लेकिन हमें मृत्यु के बाद ज़ोंबी नहीं बनना चाहिए, जो तानाशाह की सहायता कर रहे हों। नेता यांग ने बोलना समाप्त किया और फिर पूछा, क्या हमारे बीच कोई ऐसा सज्जन है जो फॉर्मेशंस जानता हो? भीड़ ने एक दूसरे को देखा और फिर कुछ किसान खड़े हो गए। उनके बाल या तो सफेद हो रहे थे या फिर भूरे। वे सभी काफी वृद्ध थे। नेता यांग ने सिर हिलाया। सफेद कपड़े पहने एक युवक भी खड़ा होने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाया। उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के किसान ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया और असंतोष से बुदबुदाया। अनावश्यक रूप से सुर्खियों में आने का क्या मतलब है? उनके बगल में बैठे एक दुबले पतले बूढ़े आदमी ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर भी सफेद वस्त्र पहने युवक दृढ़ रहा। नेता यांग ने उसकी जवानी देखी और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये युवा मित्र, क्या आप फॉर्मेशन मास्टर हैं? सफेद वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाकर कहा, मैं द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर हूं। एक द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। एक द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर, इतना युवा? असंभव है ना? ऐसे समय में कौन झूठ बोलेगा? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जरूर किसी कुलीन परिवार का वंशज होगा। एक कुलीन परिवार का सदस्य यहाँ कैसे पहुंच गया? कौन जानता है? वह लगभग 20 या 30 साल का ही लगता है। ऐसी प्रतिभा सचमुच डरावनी है। मैं 180 से अधिक का हूं और केवल प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर हूं। आह, सचमुच शर्मनाक।
भीड़ आपस में अटकलों से भरी हुई फुसफुसाहट कर रही थी। नेता यांग भी काफी हैरान हुए, फिर गंभीरता से पूछा, उस सज्जन का सम्मानित उपनाम क्या है? सफेद कपड़े पहने युवक ने अपने हाथों से सलामी दी। नेता यांग बहुत विनम्र हैं, मुझे बस यंग मास्टर यून कहें। यून परिवार का युवा मास्टर। नेता यांग अंदर से भावुक हो गए और उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, इस ऑपरेशन में मुझे आशा है कि युवा मास्टर यून हमें मजबूती प्रदान करेंगे। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर यून ने सिर हिलाया। दुनिया को राक्षसों से मुक्त करना और ताओवादी मार्ग की रक्षा करना मेरा अनिवार्य कर्तव्य है। युवक की युवा भावना ने उसके बगल में बैठे अधेड़ किसान को सिरदर्द दे दिया। हालांकि नेता यांग ने प्रशंसा से देखा और फिर अपने बगल में उप कमांडर को आदेश दिया, युद्ध शुरू होने के बाद आप यंग मास्टर यून का अनुसरण करेंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हाँ, उप कमांडर ने आदेश को स्वीकार कर लिया। लीडर यांग ने खदान के संरचना चार्ट प्रदर्शित किए तथा कई संरचनाओं की ओर इशारा किया जिन्हें चेकपॉइंट पर गेट लॉक के रूप में डिजाइन किया गया था। नेता यांग ने पूछा, युवा मास्टर यून, कृपया इन पर गौर करें, इन संरचनाओं को कैसे तोड़ा जाना चाहिए? युवा मास्टर यून ने अपना सिर हिलाया, मैंने अभी तक उन्हें तोड़ना नहीं सीखा है, मैं आपको केवल उन्हें नष्ट करना सिखा सकता हूं। नेता यांग आश्चर्यचकित रह गए। संरचनाओं को तोड़ने के लिए क्या तोड़ने और हल करने के बीच कोई अंतर नहीं है? आमतौर पर जब वे ताओवादी सैनिक संरचनाओं को तोड़ने और सुझाने की बात करते हैं तो उनका मतलब एक ही बात होता है। फिर भी उन्होंने विस्तार से पूछना उचित नहीं समझा ताकि वे अव्यावसायिक न लगे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, दोनों ही ठीक हैं। युवा मास्टर यून ने फॉर्मेशन आरेख की जांच की, एक क्षण के लिए विचार किया और फिर फॉर्मेशन की कमजोरियों को इंगित करना शुरू कर दिया। उन्हें बताया कि फॉर्मेशन आंख कहाँ थी, फॉर्मेशन पिवट कैसे काम करता है, महत्वपूर्ण फॉर्मेशन पैटर्न कहाँ थे और सबसे कमजोर फॉर्मेशन मीडिया कौन सा था। जब तक वे आध्यात्मिक शक्ति या शारीरिक बल से इन बिंदुओं को नष्ट करते रहेंगे तब तक संरचना को तोड़ा जा सकता है। नेता यांग बहुत खुश हुए, उन्होंने सब कुछ नोट कर लिया और फिर कुछ ताओवादी सैनिक नेताओं को निर्देश दिया, याद रखें कि युवा मास्टर यून ने क्या कहा था उस समय, सुनिश्चित करें कि कोई विचलन न हो और इन सभी संरचनाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए। हाँ नेताजी। नेता यांग ने फिर सभी के साथ विचार विमर्श किया, चूकों की तलाश की और सामूहिक ज्ञान से लाश खदान को दबाने की योजना को थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत किया। चर्चा समाप्त होने पर अचानक किसी ने पूछा, नेताजी, ये खुफिया जानकारी बहुत विस्तृत है, ये कहाँ से आए? ये सुनकर सभी चौंक गए और उनकी नज़र नेता यांग की ओर मुड़ गई। नेता यांग सीटू फोन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। इसके बाद सीटू फोन बोलने के लिए उठे, ये बात मुझे कुलीन परिवारों के 2 बच्चों ने बताई। कुलीन परिवार के बच्चे? कौन सा कुलीन परिवार? उन्हें ये जानकारी कैसे मिली? क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? सीटू फैंग ने भौहें चढ़ाई और ऊंची आवाज में घोषणा की, हमारा सीटू परिवार इसकी पुष्टि कर सकता है। किसी ने व्यंग्य किया, सीटू परिवार की गारंटी का क्या उपयोग है? ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अत्यंत सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। सीटू फैंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। एक क्षण विचार करने के बाद नेता यांग ने कहा, ऐसा क्यों न हो कि कृपया इन 2 शिष्यों को आमंत्रित करें और हम उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें। यह सीटू फैंग हिचकिचाया। नेता यांग ने पूछा, क्या कोई असुविधा है? मैं केवल उनसे पूछ सकता हूं, लेकिन वे आएंगे या नहीं मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। सीटू फोंग ने कहा, कोई बात नहीं। नेता यांग ने कहा, सीटू सुपरवाइजर जाकर उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। सीटू फोंग ने सिर हिलाया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर विदा ली। नेता यांग ने नक्शे को घूरा, उनकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। ये वास्तव में बहुत व्यापक है, ठीक वैसे ही जैसे लाश खदान के किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा लीक की गई खुफिया जानकारी। नहीं, यहां तक कि एक अंदरूनी सूत्र को भी इतनी बारीकी से विवरण की जानकारी नहीं होगी। स्थलाकृतिक मानचित्र और स्टोन पैलेस का लेआउट अभी भी ठीक है, लेकिन ये संरचना आरेख, यह एक पूर्ण रहस्य है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई साधारण साधक प्राप्त कर सके। मेरा अनुमान है कि पूरे शव खदान में केवल लू चेंगयुन के पास ही यह होगा। क्या ये लू चेंगयुन की साजिश है जो हमें जाल में फंसा रही है? या क्या यह है कि जिस साधक ने खुफिया जानकारी एकत्र की है वह आंतरिक संरचनाओं से परिचित है और लू चेंगयुन का विश्वसनीय सहयोगी है?
नेता यांग की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि युवा मास्टर यून भी फॉर्मेशन आरेख को गौर से देख रहे हैं और खुद को पूछने से नहीं रोक सके। युवा मास्टर यून, आप क्या सोचते हैं? युवा मास्टर यून थोड़ा चौंके, एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और फिर कहा, मैं अन्य बातों के बारे में स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन कम से कम ये संरचना आरेख इसके जटिल सिद्धांतों और तार्किक स्थिरता के साथ और स्थलाकृतिक लेआउट के साथ मेल खाता है। यह नकली नहीं हो सकता है। नेता यांग ने सिर हिलाया, उनके दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। जब तक संरचना आरेख वास्तविक है तब तक यह अच्छा है। गठन आरेख महत्वपूर्ण है। भले ही लू चेंगयुन हमें जाल में फंसाने का इरादा रखता हो, लेकिन वह इतना अविवेकी नहीं होगा कि ऐसी गोपनीय जानकारी उजागर कर दे। जब तक संरचना आरेख सटीक है, भले ही अन्य खुफिया जानकारी में कुछ अशुद्धियां हों, वे तदनुसार अनुकूलन कर सकते हैं और कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेता यांग जल्द ही फिर से उत्सुक हो गए। सीटू फैंग ने जिन कुलीन कुलों का उल्लेख किया है, उनके 2 वंशज वास्तव में कौन है? और उस साधक की पहचान क्या है जिसने ये जानकारी प्राप्त की? 1 घंटे बाद सीटू फोंग 2 साधकों को अंदर ले आया। ये बाई जिशिंग और बाई जिक्सी थे। जैसे ही दोनों हॉल में दाखिल हुए, वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी हो। बाई जिशिंग की तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें थीं। उनका आचरण प्रभावशाली था और यद्यपि वह केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में थे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति गहन थी, जो स्पष्ट रूप से एक गहन ठोस आधार का संकेत देती थी। बाई जिक्सी ने भेष बदल लिया था, केवल एक सुंदर और नाजुक उपस्थिति के साथ, लेकिन उसकी आभा स्पष्ट और स्पष्ट थी, और उसकी आंखें चमकती लहरों की तरह थीं, चमकदार कांच की तरह चकाचौंध, जो कोई भी उन्हें देखता था उसके लिए अविस्मरणीय थी। उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी, और बाई जिशिन की तुलना में वह निश्चित रूप से कमतर नहीं थी। एक नज़र में कोई भी जान सकता था कि वे प्रतिष्ठित परिवारों से थे, जिनकी आध्यात्मिक जड़ें असाधारण और उत्कृष्ट थीं, लेकिन साथ ही उनका आभामंडल कुछ अस्पष्ट था, जिससे दूसरों के लिए उनकी वास्तविक क्षमताओं को पहचानना मुश्किल हो जाता था। कुछ साधकों ने गुप्त रूप से अपनी दिव्य इंद्रियों से जांच करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उनकी दिव्य संवेदना विस्तारित हुई, उन्होंने महसूस किया कि किसी चीज ने उसे अवशोषित कर लिया है और उसे रसातल ने खींच लिया है, और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया है। जिन किसानों ने जासूसी करने का प्रयास किया, वे पीले पड़ गए, उनके हृदय में ठंडक छा गई। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान को लेकर वे स्पष्ट रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। नेता यांग काफी देर तक अचंभित रहे, फिर उन्होंने अंततः अपना मुंह खोला और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये दोनों युवा मित्र कहां से आए हैं? बाई जिशिंग ने कहा, हमारा उपनाम बाई है। उपनाम बाई। नेता यांग का दिल कांप उठा, कौन बाई? 9 राज्यों की खेती की दुनिया में उपनाम बाई के साथ कई महत्वपूर्ण कबीले हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठित पहचानों को देखते हुए उन्होंने आगे विस्तार से नहीं सोचा और मुख्य विषय पर आ गए। मुझे आश्चर्य है कि आपको इस लाश खदान के बारे में खबर कहां से मिली? बाई जिशिंग ने कहा, इसे मेरे कनिष्ठ भाई ने इकट्ठा किया था। छोटा भाई? हाँ, बाई जिशिंग ने कहा, मेरा छोटा भाई संरचनाओं में एक विशेषज्ञ है और लू चेंगयुन ने उसका इस्तेमाल किया था, जिसने उसे पकड़ लिया और लाश खदान में फंसा दिया। तो फिर यह खुफिया जानकारी? बाई जिशिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सब जानकारी उसने अंदर से इकट्ठा की है। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें। नेता यांग ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह संरचनाओं का विशेषज्ञ है? वह कितना विशेषज्ञ हो सकता है? इस खुफिया जानकारी में एक संरचना आरेख भी शामिल था, क्या उसे भी वास्तव में एकत्र किया जा सकता है? नेता यांग आधे आश्वस्त थे। उसने फिर से बाई जिशिंग और बाई जिक्सी की ओर देखा, और उसकी झिझक धीरे धीरे कम हो गई जब उसने मन ही मन सोचा, यदि यह कनिष्ठ भाई वास्तव में इन 2 युवा बाई परिवार साधकों का शिष्य है, तो उसके पास कुछ असाधारण क्षमताएं होनी चाहिए, और यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वह ऐसी चीजें कर सकता है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। इस बीच चुप बाई जिक्सी ने चुपके से बाई जिशिंग की आस्तीन खींची। तभी बाई जिशिंग ने कुछ अनिच्छा से कहा, मेरे पास एक और बात है। मैं यहाँ सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को बचाने में मदद करें। बाई जिशिंग आमतौर पर मदद मांगने वालों में से नहीं था। अगर मुहुआ न होता तो वह इन लोगों से सहायता नहीं मांगना चाहता। लेकिन लाश की खदान में बहुत सारे लाश थे और उसके लिए बलपूर्वक अंदर घुसना आसान नहीं था, और मुहुआ लंबे समय से वापस नहीं आया था। नेता यांग ने कहा, बिल्कुल। ये कनिष्ठ शिष्य इन 2 बाई परिवार के सदस्यों का छोटा भाई था,
और लू चेंगयुन द्वारा अपने उपयोग के लिए अपराध भी था। वह स्पष्ट रूप से पहचान और ताकत दोनों के मामले में एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसने ऐसी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी थी जिससे उन्हें काफी मदद मिली थी, इसलिए वे निश्चित रूप से उसे बचाने जा रहे थे। नेता यांग ने फिर पूछा, तुम्हारा ये छोटा भाई कैसा दिखता है? उसके चेहरे के नैन नक्श कैसे हैं और उसका नाम क्या है? बाई जिशिंग ने उत्तर दिया, वह 13 साल का है, संरचनाओं का जानकार है, उसका चेहरा एक पेंटिंग की तरह है, उसका नाम मोहुआ है। 13 साल की उम्र, इतना छोटा। वहां उपस्थित सभी लोग कुछ आश्चर्यचकित थे। नेता यांग भी आश्चर्यचकित रह गए। मोहुआ, ये नाम, यह इतना परिचित क्यों लगता है, जैसे मैंने इसे कहीं सुना हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले भी उससे इस बारे में बात की थी। नेता यांग को उस समय कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से इसे एक तरफ रख दिया और गंभीरता से कहा, सभी लोग, जब हम लाश खदान पर हमला करेंगे तो यदि हमारा सामना मोहुआ नामक इस युवा किसान से होगा तो हमें उसकी सहायता करनी होगी और उसका बचाव सुनिश्चित करना होगा। उपस्थित सभी किसानों ने अपना सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। उन सभी को मोहुआ नाम याद था, हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस नाम का वास्तव में क्या मतलब है। सभी योजनाएं तैयार होने के बाद यांग जिशान ने गहरी आवाज में कहा, कल सेनाएं जुटाई जाएंगी, साधकों को इकट्ठा किया जाएगा। परसों सुबह 6 बजे हम लू परिवार का दमन और लाशों की खदान का उन्मूलन शुरू करेंगे। सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। जिस दिन युद्ध शुरू होता है उस दिन अचानक मूसलाधार बारिश आ जाती है। दक्षिण यू शहर के अंदर हवा और बारिश अस्थिर है। वे जिस चीज का सामना करने वाले हैं वह है गहराई से जड़े जमाए हुए लू परिवार और लाश पर्वत और लाश सागर की विशालता। साथ ही उस शरीर में एक ताओवादी दानव की क्षमता भी है, लाश राजा। कमरे का माहौल अचानक गमगीन हो गया। ... हालांकि लाश की खान में लू चेंगयुन ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उस समय उसका दिल थोड़ा बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही खतरनाक घटना घटित हो गई है, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनजान था। इतना खतरनाक क्या हो सकता है? लू चेंगयुन ने अपना मन शांत किया और धीरे धीरे विचार करने लगा। झांग क्वान पहले ही मर चुका था और उसके साथ ही लाश राजा पर नियंत्रण भी खत्म हो गया था। इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो लाश राजा पर हावी हो सकता था वह स्वयं था। उन्होंने चिंतन मानचित्र को खिलाने के लिए मोहुआ का भी बलि के रूप में उपयोग किया था। एक बार जब उसकी दिव्य इंद्रिय नष्ट हो जाती और केवल एक खाली खोल ही शेष रह जाता तो वह उसे एक छोटे से जोबी में बदल देता जो उसके साथ रहता और उसकी सेवा करता। आखिरकार वह उस चतुर और प्यारे बच्चे से बहुत प्यार करता था। एकमात्र समस्या ये थी कि उन्हें फॉर्मेशन में बहुत अधिक जानकारी थी तथा वे बहुत अधिक जानकारी रखते थे। लाश की खदान का मामला बेहद अहम था। लू परिवार के भाग्य और महान दाव तक उसके अपने भविष्य के रास्ते से जुड़ा हुआ। उसके पास सभी संभावित खतरों को जड़ से खत्म करने और उन्हें जड़ से खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बहुत बुद्धिमान बच्चे को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। एक झांग क्वान, एक मोहुआ। एक बार जब वे नदी पार करने के अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते तो वे दोनों ही उसके द्वारा त्याग दिए जाते, जैसे पुल पार करने के बाद उसे तोड़ देना, गेहूं पीसने के बाद गधे को मार देना, इनसे निपटा जाता। इन दोनों के अलावा और कौन उसे धमका सकता था और कौन उसे इतना बेचैन कर सकता था? लू चेंगयुन की उंगलियां लकड़ी की तरह मेज पर थपथपा रही थीं, उनका चेहरा ठंडा था। कुछ क्षण बाद उसने कुछ आने वाली रिपोर्टें खोली। लू परिवार के साधकों द्वारा एकत्रित ये रिपोर्टें दक्षिण यू शहर और शव खदान में हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में थीं। लू चेंगयुन ने दक्षिण यू शहर के भीतर की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए इन रिपोर्टों पर भरोसा किया। गुजरने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। उनके चेहरे अपरिचित थे, उनकी आभा को पहचानने में असमर्थ। दक्षिण यू संप्रदाय हमारे लू परिवार से दूर हो गया। उसने आत्मा पत्थरों की डिलीवरी को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर ताओवादी न्यायालय ने आत्मा पत्थर एकत्र करने में कोई गलती नहीं की और वेश्यालय में अब भी लोग आते हैं। दरबार का नेता वेश्यालय में भोग विलास में लिप्त रहता है और उसने एक बार फिर एक महिला किसान को अपमानित करके उसकी हत्या कर दी है। ... लू चेंगयुन की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं क्योंकि वह चुपचाप विचार कर रहा था। कुछ भी असामान्य नहीं लगता। क्या मैं बहुत अधिक चिंतित हो रहा हूँ? अधिक साधकों का आना अच्छी बात है। सैकड़ों मील के दायरे में केवल हमारे लू परिवार की जिन्हुआ स्ट्रीट ही सबसे शानदार है, जहां चरम सुख का आनंद लिया जा सकता है।
जब वे महिला साधकों के शरीर से खेलते हैं तो वास्तव में वे मेरे लू परिवार को आत्मा रत्न प्रदान कर रहे होते हैं। ताओवादी न्यायालय की ओर से कुछ भी असामान्य नहीं है। यदि वास्तव में कुछ चल रहा था तो स्थानीय ताओवादी न्यायालय को इसकी जानकारी नहीं हो सकती थी। अन्यथा उन्होंने कम से कम कुछ संयम तो दिखाया होता, भले ही उन्होंने हमें इसकी सूचना न दी होती। क्या दक्षिण यू संप्रदाय अधिक आत्मिक पत्थरों की चाह में नाटक कर रहा है? लू चेंगयुन ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि यह संप्रदाय नेता अपने पद से थक गया है। लू चेंगयुन ने एक बार फिर रिपोर्ट की समीक्षा की। सब कुछ के बावजूद उसे अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि कहाँ। क्या यह हो सकता है कि लाश खदान की साजिश लीक हो गई है? लू चेंगयुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। असंभव। केवल झांग क्वान और मोहुआ ही इस मामले की पूरी जानकारी रखते थे। झांग क्वान पहले ही मर चुका था और मोहुआ को उसके द्वारा मानचित्र में डाल दिया गया था। इसके अलावा उन शव साधकों को जो कुछ पता था वह केवल सही था। वे 10,000 शवों के गठन, आध्यात्मिक धुरी गठन और वेदी के भीतर शव राजा जैसे मूल पहलुओं के बारे में अनभिज्ञ थे। भले ही उन्होंने उसे धोखा दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलि का बकरा ढूंढना ही पर्याप्त होगा। ताओवादी न्यायालय कोई बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करेगा। लू चेंगयुन को बहुत संदेह हो रहा था। वह अभी भी कुछ असहज था। क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से शहर में एक नज़र डालना चाहिए? वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अपना सिर हिला दिया। 10,000 शवों के गठन के मामले पर अभी भी उनका ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस प्रकार के जटिल यौगिक निर्माण के लिए, जिसमें निरंतर संचालन की आवश्यकता होती है, केवल सेट और पूरा नहीं किया जाता था। इसके लिए निरीक्षण, रखरखाव, परीक्षण की आवश्यकता होती थी, तथा ये सुनिश्चित करना होता था कि निर्माण नेत्रक्षण हो, निर्माण धुरी सुचारू हो तथा निर्माण पैटर्न त्रुटि रहित हो। इसके अलावा 10,000 लाशों के गठन की संरचना की आंख का निर्माण मोहुआ द्वारा किया गया था। कुछ विचार अद्भुत थे। आध्यात्मिक शक्ति का संचार अद्वितीय था, लेकिन उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। लू चेंगयुन के लिए इसका रखरखाव थोड़ा मुश्किल था। निरीक्षण करना, त्रुटियों की पहचान करना और मरम्मत करना, ये सभी समय लेने वाले काम थे। लाश की खान में अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स का उल्लेख नहीं किया गया है, जो भाग्यशाली होंगे यदि वे इसे समझ सकें। लू चेंगयुन ने आह भरी, कुछ अफसोस के साथ। इस सज्जन को मारना अभी बहुत जल्दी थी। अब उसके पास इन कामों को खुद ही निपटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह इतना व्यस्त था कि किसी और चीज की चिंता ही नहीं कर सकता था। फिर भी वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने आदेश दिया, इन दिनों में रक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, दिन रात गश्त करें। अगर कोई असामान्य स्थिति हो तो तुरंत इसकी सूचना दें। एम्पायर पर कहानियां खोजें। शव कृषकों ने आदेश को स्वीकार कर लिया और आदेश पारित कर दिया। कुछ समय के लिए संपूर्ण कॉर्प्स माइन हाई अलर्ट पर चला गया। ताओवादी न्यायालय पूरी तरह से तैयार था और लाश खदान के भीतर स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। महान युद्ध छिड़ने के कगार पर था और मोहुआ के सफेद ताबूत के अंदर चेतना के समुद्र के भीतर परम शत्रु आने वाला था। झांग परिवार से लाश पथ के पूर्वज संस्थापक। इस दौरान मोहुआ लगातार मछली पकड़ता रहा। अब तक उन्होंने झांग परिवार के सभी पूर्वजों और बुजुर्गों को शिष्यों के साथ अपनी चेतना के सागर में खींच लिया था। मोहुआ फुर्सत से इंतजार कर रहा था। पहले आयरन कॉर्प्स को उन पर हमला करने का आदेश दे रहा था। जब वे आपस में जमकर लड़ते, अपनी चालें पूरी कर लेते और गंभीर रूप से घायल हो जाते, तो वह उन्हें खत्म करने के लिए आगे आता। आध्यात्मिक धुरी संरचना द्वारा नियंत्रित बुजुर्गों को बनाए रखा गया था। प्राचीनों की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए शिष्यों को परिष्कृत किया गया। उनमें से सबसे शक्तिशाली झांग परिवार का मुख्य बुजुर्ग था। बहुत प्रयास के साथ और 2 आयरन कॉर्प्स एल्डर्स को खोने की कीमत पर मोहुआ ने अंततः उसे वश में कर लिया। आयरन कॉर्प्स का नियंत्रण अपनी सीमा तक पहुंच गया था। मोहुआ ने फिर लू चेंगयुन की नकल करते हुए मुख्य बुजुर्ग के शरीर पर शव राजा जैसा ही आध्यात्मिक धुरी स्वरूप चित्रित किया और उसे एक उच्च अनुमति अनुक्रमिक स्वरूप प्रदान किया। अन्य लौह शव बुजुर्गों पर उसने अधीनस्थ अनुक्रमिक स्वरूपण स्वरूप चित्रित किए। इस प्रकार मुख्य बुजुर्ग को नियंत्रित करके वह सामान्य बुजुर्गों को आदेश देता था। निश्चित रूप से अपनी दिव्य इंद्रिय के कारण वह काफी हल्का महसूस कर रहा था तथा लौह शवों पर उसका नियंत्रण और भी अधिक सटीक हो गया था। इसके साथ ही मोहुआ के हाथों में अब कुल 11 लौह शव थे। ये झांग परिवार के जीवित बुजुर्गों की पूरी संख्या थी। मूल रूप से वे सभी झांग परिवार के बुजुर्ग थे जो भी पूर्वज के आदेशों का पालन करते थे,
लेकिन अब वे मोहुआ की दिव्य चेतना की कठपुतलियां बन गए थे और उसके नियंत्रण में थे। स्थिति संख्या में अधिक होने से बदलकर दुश्मन पर भारी पड़ने की हो गई थी। दुश्मनों की रणनीति का उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। झांग परिवार के प्राचीन पूर्वज से लड़ने के लिए झांग परिवार के बुजुर्गों का उपयोग करना। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी चालाकी पर संतुष्टि जताई। मैं सचमुच अद्भुत हूँ। इसके बाद मोहुआ ने झांग परिवार के 11 लौह शवों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, जो युद्ध के लिए तैयार थे और झांग परिवार के पूर्वज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां तक खुद का सवाल है, वो एक तरफ छिपकर इंतजार कर रहा था, झांग परिवार के पूर्वजों को आपस में लड़ते हुए देखने के लिए तैयार और खुद के लिए लाभ उठा रहा था। झांग क्वान ने ये सब देखा और उसे बहुत पछतावा हुआ। यह एक बड़ी गलती थी, उसे इस छोटे से पैतृक स्वामी को कभी भी उकसाना नहीं चाहिए था। वास्तव में, यदि उसे पहले ही क्रोध से मार दिया जाता तो बेहतर होता। यदि उसे पहले ही क्रोधित कर दिया गया होता, तो उसका इस्तेमाल उसके झांग परिवार के पूर्वजों को धमकाने के लिए नहीं किया गया होता। अब वे एक तानाशाह को उसके अत्याचार में सहायता करने की स्थिति तक गिर गए थे। मोहुआ वह छोटा तानाशाह था। उसने न केवल उन्हें खा लिया, बल्कि अपने झांग परिवार के पूर्वजों को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेतात्माओं में भी बदल दिया। अब झांग परिवार के सभी बुजुर्ग इस छोटे तानाशाह के प्रेत बन गए थे और अपने पुराने पूर्वज को नुकसान पहुंचाने वाले थे। पुराने पूर्वज सचमुच खतरे में थे। ये छोटा शैतान मोहुआ लू चेंगयुन से कहीं अधिक भयानक था। झांग क्वान चिंतित और भयभीत दोनों था, लेकिन अब वह सिर्फ एक कठपुतली था, मोहुआ के अधीन, मोहुआ के आदेशों का पालन करने वाला और पूरी तरह से शक्तिहीन। ... कुछ देर बाद मोहुआ, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि दिव्य विचार की दीवारें हिल रही हैं, मानो कोई शक्तिशाली चीज उसके पास आ रही हो। कुछ ही क्षणों बाद धुंध छा गई। अमरता का भाव लिए एक बुजुर्ग बादल पर उतरे। सफेद बाल और दाढ़ी वाला यह व्यक्ति अलौकिक और प्रतिष्ठित लग रहा था। ये झांग क्वान का महान पूर्वज था, पैतृक मास्टर चित्र का जोबी पूर्वज। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। ... झांग परिवार के पूर्वज आ चुके थे। उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि झांग परिवार में कोई भी नहीं बचा था। एक एक करके वे सभी बिना वापस लौटे गायब हो गए। मात्र आधे दिन में ही उनके शिष्य और प्रपितामह शिष्य गायब हो गए। एक समय पूर्ण पैतृक मास्टर चित्र में अब केवल वही बचे थे, एकमात्र जीवित पूर्वज। यदि वह नहीं आता तो झांग परिवार की शवपथ विरासत सचमुच समाप्त हो जाती। कोई न कोई जाल बुन रहा होगा। ये शवपथ की रक्तरेखा और विरासत के बारे में था। वह देखना चाहता था कि उसके झांग परिवार के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत किसने या किसमें है। जब झांग परिवार के पूर्वज वहां पहुंचे तो वह पहले तो आश्चर्यचकित रह गए। कितना गहन दिव्य भाव, घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की पौराणिक भूमि की तरह यहाँ की दिव्य अनुभूति भी भयानक रूप से शुद्ध थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शिष्य इतने अधिक भोग विलास में लिप्त थे कि वे वापस लौटना ही नहीं चाहते थे। झांग परिवार के पूर्वज ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से चारों ओर देखा। वहां कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अन्य बुरी आत्माएं या दिव्य चेतना वाली सत्ताएं नहीं थीं। उनके झांग परिवार के केवल 1 दर्जन बुजुर्ग ही लकड़ी के खंभों की तरह पंक्तिबद्ध खड़े थे। झांग परिवार के पूर्वज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसका अर्थ क्या है? बुजुर्गों के समूह की आभा धुंधली थी और आंखें धुंधली थीं और वे चुप थे। झांग परिवार के पूर्वज को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। झांग परिवार के प्रमुख बुजुर्ग ने वार करने का बीड़ा उठाया। उनके पंजे लाश के जहर से फूल गए और उन्होंने झांग परिवार के पूर्वज की पीठ पर हमला कर दिया। घात। झांग परिवार के पूर्वज का चेहरा पूरी तरह बदल गया जब उसने मुख्य बुजुर्ग की कलाई पकड़ ली और उसके हमले को रोक दिया। इसी समय अन्य बुजुर्गों ने भी महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साधते हुए अपनी चाल चली। हृदय, आंखें, सिर का शीर्ष, कमर, जोड़। उनका प्रत्येक कदम घातक था। उनका इरादा अपने पुराने पूर्वज को मार डालने का था। झांग परिवार के पूर्वज क्रोधित हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने कम समय में ही उनके शिष्य और परशिष्य न केवल गायब हो गए, बल्कि उनके साथ विश्वासघात भी किया और यहाँ तक कि अपने पुराने पूर्वज की जान लेने का प्रयास करते हुए पितृहत्या की साजिश भी रच रहे थे। बहुत सारी विपत्तियां। झांग परिवार के पूर्वज ने खुद को बचाया, कुछ हमलों को रोका, लेकिन संख्या के आगे वे भारी पड़ गए। उनका ताओवादी वस्त्र फाड़ दिया गया, उनकी बाहें काट दी गईं,
और उनकी सफेद दाढ़ी के कई सिरे उखाड़ दिए गए। झांग परिवार के पूर्वज की निगाहें कठोर हो गईं। युद्ध के दौरान उन्होंने इन बुजुर्गों के बारे में कुछ असामान्य बात देखी। क्या उन पर नियंत्रण था? झांग परिवार के पूर्वज के मन में विचार दौड़ पड़े। किसके द्वारा नियंत्रित? एक उच्चारण, एक भ्रम तकनीक। क्या उन्हें जादू टोना किया गया था या उनका दिमाग धोया गया था? साम्राज्य पर अधिक कहानियों का अनुभव करें। झांग परिवार के पूर्वज का मन उत्तेजित हो गया और उन्होंने तुरंत जोर से मंत्रोच्चार किया और बाद में भौंकते हुए कहा, पूर्वज गुरु यहाँ हैं, आपने अभी तक धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? मेरे स्कूल में आ जाओ और अनंत जीवन की खोज करो। मेरे स्कूल में परिवर्तित हो जाओ, अनंत जीवन की खोज करो। ये शब्द ऊंचे और दूर से भी वहां उपस्थित लोगों के कानों और दिलों में गूंज रहे थे तथा उनमें मंत्रमुग्ध करने और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने की शक्ति थी। मोह हुआ की दिव्य भावना भी क्षण भर के लिए डगमगा गई, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसका मन धारा की तरह साफ हो गया और वह तुरंत जाग गया। दूसरी ओर लौह शवों में लालसा और इच्छा की झलक दिख रही थी, लेकिन वे आध्यात्मिक धुरी संरचना द्वारा नियंत्रित थे। उनके कार्य आध्यात्मिक धागों द्वारा नियंत्रित थे, जो कि मात्र कठपुतलियां थीं, इसलिए वे क्या सोचते थे, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बैकवर्ड 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 भले ही झांग परिवार के पैतृक गुरु ने उनके मन को मोहित कर लिया था, लेकिन उनके शरीर ईमानदार रहे, केवल महुआ की आज्ञा का पालन करते रहे। उनका आक्रमण निरंतर जारी रहा। इन लौह शवों के चेहरे पर लालसा के भाव थे तथा उनकी आत्मा स्पष्ट रूप से हिल गई थी, लेकिन उनके हमले अभी भी निर्दयतापूर्वक भयंकर थे और उनमें जरा भी कमी नहीं आई। झांग परिवार के पैतृक स्वामी के दिल में ठंडक महसूस हुई। ये कैसी नियंत्रण तकनीक थी? उसने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। झांग परिवार के पैतृक स्वामी ने जोर से पुकारा, ये स्थिति किस विशेषज्ञ ने उत्पन्न की? अपनी ताओवादी ध्वनियों से प्रभावित हुए बिना एक साथ 11 लौह शवों को नियंत्रित करने में सक्षम होना, ऐसा कौशल केवल एक सच्चे गुरु के पास ही हो सकता है। लेकिन मोह हुआ ने कोई आवाज नहीं की, न ही उसका खुद को प्रकट करने का कोई इरादा था। सबसे आदर्श परिणाम यह था कि व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होने से बचा जाए। इन लाशों को अपने कबीले के भीतर एक दूसरे का वध करने देना। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक दोनों पक्ष कमजोर न हो जाएं, फिर बाहर जाएं और टुकड़े उठा लें। संख्या की श्रेष्ठता के आधार पर इस झांग परिवार के पैतृक गुरु को उसके अपने शिष्यों और पोते पोतियों द्वारा थका दिया जाना सबसे अच्छा है, अगर उसे ये भी पता न चले कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जिससे वह पूर्ण भ्रमित भूत बन गया। इससे बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकेगा और जोखिम भी कम था। यहाँ तक कि अगर उसे अंत में हस्तक्षेप करना पड़ा तो वह सभी पैतृक मास्टर की तकनीकों को बलपूर्वक बाहर निकालना चाहता था, जिससे वह अपना हाथ प्रकट कर सके ताकि उसके पास सुरक्षा के लिए कुछ हो और वह अपने दृष्टिकोण में अधिक लक्षित हो सके। मोह हुआ का मन उत्तेजित हो गया और उसने लौह सेना के हमले को तेज कर दिया। झांग परिवार के पैतृक स्वामी अत्यंत निराश थे। अपने ही शिष्यों और पोते पोतियों द्वारा हमला किए जाने के कारण उन्हें ये भी पता नहीं था कि छिपा हुआ शत्रु कौन है। पहले तो उन्होंने पूर्वजों और शिष्यों के बीच संबंध की चिंता के कारण निर्दयी होने से परहेज किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी चोटें बढ़ती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा जारी नहीं रह सकता। यदि ऐसा हुआ तो वह यहीं मर जाएगा। झांग परिवार के पैतृक मास्टर की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उनकी आभा अचानक बदल गई। उसकी पारलौकिक प्रकृति की आभा लुप्त हो गई और उसके स्थान पर एक सघन शव क्यूई का उदय हुआ। उसकी पुतलियां खड़ी हो गईं, गहरे काले रंग से जंग लगे तांबे के रंग में बदल गईं। उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं। उसका ताओवादी वस्त्र उसके शरीर से फट गया, जिससे उसकी त्वचा प्राचीन तांबे के रंग की दिखाई देने लगी, जिस पर हरे रंग की नसें विचित्र रूप से मुड़ी हुई थीं, जो तुलना से परे कठोर थीं। उसका कद भी अचानक बढ़ गया, वह तांबे और लोहे जैसा हो गया। तीखे पंजे बढ़िया तलवारों की तरह लंबे और उनकी नोकें तांबे लाल चमक से चमक रही थीं। वह भयानक लग रहा था, उसका आभामंडल हिंसक और क्रूर था। मोह हुआ ने अनायासी ठंडी हवा का एक झोंका लिया। एक तांबे की लाश। कुछ आशंका के बावजूद वह अभी भी हैरान था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग परिवार के पैतृक गुरु द्वारा प्रकट किया गया दिव्य विचार वास्तव में एक तांबे का शव होगा। केवल द्वितीय श्रेणी का जोबी ही कॉपस को परिष्कृत कर सकता है। तांबे के शव की ताकत कम से कम मध्य चरण की नींव स्थापना थी। गहन साधना के साथ यह अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। झांग परिवार के पैतृक गुरु के मामले में मोहुआ ने अनुमान लगाया कि वह फाउंडेशन स्थापना के बाद के चरण से बस एक बाल की दूरी पर थे।
लेकिन क्योंकि वह एक पैतृक गुरु थे, परिवार के प्रसाद और झांग परिवार के शिष्यों की आस्था से प्रभावित थे, इसलिए उनकी शक्ति भी प्रभावित हुई। अब जबकि झांग परिवार के शिष्यों को मोहुआ द्वारा या तो मार दिया गया था या फिर उन्हें खाने के लिए परिष्कृत कर दिया गया था, और बाकी लोग मोहुआ की कठपुतलियां बन गए थे, वे अपने पूर्वज को धोखा देने और नष्ट करने के बीच में थे। इसलिए पैट्रिक मास्टर की ताकत बहुत कम हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वह फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण के मध्यवर्ती स्तर पर थे। लेकिन फिर भी वह अभी भी बहुत मजबूत था। मोहुआ ने मन ही मन अनुमान लगाया और महसूस किया कि आमने सामने की टक्कर में वह संभवतः सबसे अधिक संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं कि झांग परिवार के पैट्रिक मास्टर के बराबर हो। ये 50-50 का प्रस्ताव था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी जीत की संभावना शायद और भी कम हो गई है। एक तांबे की लाश, आह! इतना मजबूत, मोटी चमड़ी वाला प्राणी, जिसकी चाल तेज हो और जिसमें गहरी कॉपस की हुई हो, उसे कैसे हराया जा सकता है? एम्पायर के साथ जुड़े रहें। यदि वह जीत भी गया तो भी यह संभवतः एक पायरिक विजय होगी। मोहुआ ने अपने दिल में आह भरी, फिर थोड़ा राहत महसूस की, धीरे से बुदबुदाया। सौभाग्य से मुझे स्वयं लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मोहुआ ने झांग परिवार के लौह शवों को नियंत्रित किया क्योंकि उन्होंने एक धर्मी घेराबंदी शुरू की। अपने हृदय में उसने उन्हें प्रोत्साहित किया, जाना, अपने पुराने पूर्वज का सफाया कर दो, उसे हराओ और तुम पूर्वज बन जाओगे। 11 लौह शव एक तांबे के शव से आमने सामने भिड़ गए और एक हताश लड़ाई में उलझ गए। मुट्ठी से मांस, पंजे से खून निकालना। एक क्षण के लिए लड़ाई अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई। तांबे की लाश में तब्दील होकर झांग परिवार के पूर्वज गुरु ने लोहे की लाश वाले बुजुर्ग के साथ, जिसे मोहुआ नियंत्रित कर रहा था, एक भयंकर युद्ध लड़ा। लाश क्यों उनके चारों ओर घूम रही थी, हर दिशा में शक्ति उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साधकों के बीच शारीरिक युद्ध चल रहा हो। लेकिन क्योंकि वे दोनों ही ज़ोंबी थे, इसलिए निकट युद्ध में वे पंजे और दांत का भी इस्तेमाल करते थे। उनकी गतिविधियां और भी अधिक क्रूर होती थीं, तथा उनकी तकनीकें और भी अधिक क्रूर होती थीं। मोहुआ का खून उत्तेजना से खौल उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी उच्च स्तरीय राक्षस को नियंत्रित कर रहे हों और किसी बड़े खलनायक से लड़ रहे हों। मोहुआ कुछ देर तक इस तमाशे का आनंद ले रहा था, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इसलिए उसने अपने विचारों को एकत्रित किया, अपने मन को शांत किया और कॉपर कॉप्स एंसेस्ट्रल मास्टर की आक्रमणकारी तकनीकों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। ये जांचना कि कॉपर कॉप्स को भूसे, पंजे या लाते पसंद हैं या नहीं। उसकी युद्ध संबंधी आदतों पर ध्यान देना, जैसे कि एक स्वीप किक के साथ दाहिने पंच के बाद एक क्षैतिज पंजा स्लैश के बाद एक ऊपर की ओर चीर होगा, और एक ब्लैक टाइगर स्टील शॉट चाल के बाद यह मुड़ जाएगा और एक कोहनी के प्रहार से जुड़ जाएगा। मोहुआ ने चुपचाप देखा और पैट्रिक मास्टर की युद्ध संबंधी आदतों को एक एक करके याद कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे वह अपनी जल पासिंग स्टेप तकनीक को परिष्कृत करने के लिए राक्षस जानवरों और कल्टीवेटर्स की गतिविधियों का अध्ययन करता था। अपने शत्रु को जानो और स्वयं को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। अलग दुश्मन, अलग तकनीक, अलग युद्ध आदतें। जानवर मनुष्य जैसे नहीं होते और मनुष्य ज़ॉम्बी जैसे नहीं होते। इसलिए हमें पहले से ही पूरी तरह से परिचित हो जाना चाहिए, पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से हम लड़ाई में आगे की चालों का अनुमान लगा सकते हैं और अचानक पकड़े जाने से बच सकते हैं। एक साधारण प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कॉपर कॉप्स एंसेस्ट्रल मास्टर जैसे दुर्जय दुश्मन के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए। आप अपने शत्रु के बारे में जितना अधिक जानेंगे, आपकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह एक राक्षस शिकारी का कौशल है। ये वही बात थी जो उनके पिता मोशान ने उन्हें बिग ब्लैक माउंटेन पर सिखाई थी। राक्षस शिकारी का भौतिक शरीर राक्षस जानवर की तुलना में बहुत कमतर था, लेकिन फिर भी उन्हें उनसे नज़दीकी लड़ाई लड़नी थी, इसलिए उन्हें जानवरों की गतिविधियों और आदतों से बेहद परिचित होना पड़ा। अब मोहुआ कॉपर कॉप्स पैट्रिक मास्टर के खिलाफ भी यही कर रहा था। निरीक्षण करते समय मोहुआ ने अपने मन में कॉपर कॉप्स के संयुक्त हमलों का अनुकरण भी किया तथा ये पता लगाने की कोशिश की कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। वास्तव में कॉपर कॉप्स बहुत शक्तिशाली था। 11 आयरन कॉप्स का सामना करने के बावजूद भी वह बढ़त बनाए हुए था। प्रत्येक चाल अत्यंत कुशल थी तथा भारी बल के साथ क्रियान्वित की गई थी। आमने सामने की टक्कर में एक भी आयरन कॉप्स का कोई मुकाबला नहीं था। केवल 11 आयरन कॉप्स की संयुक्त शक्ति, जिसका समन्वय मोहुआ कर रहा था,
लगातार हमला कर रही थी और रिले की तरह हर वार के बाद पीछे हट रही थी, कॉपर कॉर्प्स को थकाकर मुकाबला कर सकती थी। एक क्षण के लिए लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई। तांबे के शव की ताकत उसकी शक्ति में निहित थी, जबकि लौह सेना की ताकत उनकी मृत्यु के प्रति निडरता में निहित थी। एक दूसरे पर वार करते हुए, एक साथ मरने के लिए तैयार, उन्होंने झांग परिवार के पैतृक स्वामी के खिलाफ एक हताश लड़ाई लड़ी। झांग परिवार के पूर्वजों के स्वामी के विरुद्ध झांग परिवार के बुजुर्गों का उपयोग करना। मुहुआ को कोई दया नहीं आई। भले ही वे सभी नष्ट हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अगली यात्रा एम्पायर में आपका इंतजार कर रही है। लेकिन झांग परिवार के पैतृक गुरु को इसकी परवाह थी। ये उनके वंशज थे, उनके झांग परिवार के कबीले के प्रतिष्ठित बुजुर्ग और झांग परिवार के वरिष्ठ पैतृक स्वामी के रूप में। यदि वे सभी एक साथ नष्ट हो गए तो झांग परिवार समाप्त हो जाएगा। हम इसे और नहीं खींच सकते। झांग परिवार के पैतृक मास्टर की निगाहें बर्फीली हो गईं, उनकी आभा बढ़ गई और एक व्यापक दाहिनी मुट्ठी के साथ उन्होंने कई लौह शवों को पीछे धकेल दिया और हाथ की मोहरें बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। जैसे ही लौह शव फिर से करीब आए, झांग परिवार के पैतृक मास्टर के चारों ओर अचानक एक भयावह हरे रंग की लाश क्यूई उमड़ पड़ी। इस शव क्यूई से घिरे लौह शव कुछ ही क्षणों में सुस्त हो गए, उनके कदम धीमे हो गए और उनकी जीवन शक्ति कमजोर होने लगी। मुहुआ की निगाहें तेज हो गईं। लाश का जहर नहीं, ये किसी जादू टोने जैसा लग रहा था। लाश जहर तकनीक। कॉपस क्यूई के फटने से इस विष से प्रभावित व्यक्ति धीमी गति से चलने लगता है और लगातार विषाक्त क्षति से पीड़ित रहता है। तांबे की लाश का शव विष वास्तव में मुश्किल था। मुहुआ ने आंतरिक रूप से इस बात पर ध्यान दिया और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के बारे में सोचा। झांग परिवार के पैतृक गुरु द्वारा शव विष तकनीक का उपयोग करने से स्थिति बदल गई। लाश के जहर से प्रभावित होकर लौह लाशें नाटकीय रूप से धीमी पड़ गईं। उनके हमले धीमे पड़ गए, उनकी गतिविधियां बाधित हो गईं, वे पैतृक स्वामी के पास कहीं भी नहीं पहुंच सके और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता खो बैठे। ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं ही कदम उठाना होगा। मुहुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी जब उसने सिर हिलाया। छाया में छिपकर उसने सही क्षण की प्रतीक्षा की और अपनी उंगली से इशारा करते हुए जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया। झांग परिवार के पूर्वज गुरु, जो लौह शवों के हमलों से बच रहे थे, ने अचानक अपने आसपास की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। एक हल्का नीला आध्यात्मिक धागा प्रकट हुआ जो जंजीरों में बदल गया और उन्हें अपनी जगह पर बांध लिया। साथ ही जिस हमले से उन्हें बचना चाहिए था, वह भी निशाना चूकने से नहीं चूका। एक लोहे के शव का पंजा सीधे झांग परिवार के पूर्वज मास्टर की बाईं छाती में घुस गया। लाश की तांबे जैसी त्वचा के कारण गहराई तक छेद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक ध्यान देने योग्य घाव हो गया। झांग परिवार के पूर्वज गुरु ने लोहे की लाश को दूर फेंक दिया और फिर ठंडी निगाहों से अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए जोर से चिल्लाया, कौन है भाई? मुझ पर घात लगाने की हिम्मत किसने की? छिपे हुए स्वामी की भूमिका निभाते हुए मुहुआ ने कुछ नहीं कहा। झांग परिवार के पैतृक स्वामी का चेहरा काला पड़ गया। उसका संदेह सचमुच सही था। किसी ने घात लगाकर झांग परिवार के बुजुर्गों के एक समूह को धोखा दिया था, उनका ब्रेन वॉश किया था तथा उन्हें अपने ऊपर निशाना बनाने के लिए प्रेरित किया था। और पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड अब पास में ही छिपा हुआ था, हमला करने की ताक में, उसकी जान लेने की तमन्ना में। उनके इरादे अत्यंत दुर्भावनापूर्ण थे। झांग परिवार के पैतृक स्वामी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा घृणित कीड़ा बुरी नीयत से छाया में छिपा हुआ है। उसने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया और उसका दिव्य विचार सघन हो गया। कुछ ही समय में उसने एक चमकदार सफेद अस्थि दंड प्रकट किया। मुहुआ की पलकें फिर से फड़क उठी। प्रकट आत्मा कलाकृति। ये झांग परिवार का पैतृक गुरु कलाकृतियों को प्रकट करने में उससे कहीं अधिक कुशल था। वह केवल 1000 जून छड़ी प्रकट कर सकता था, लेकिन वह 1000 जून छड़ी अभी भी कुछ प्रेत दिखाती थी और उतनी ठोस नहीं थी, इस सफेद हड्डी वाले कर्मचारी की तरह जीवंत नहीं थी। हालांकि इसे संभवतः आध्यात्मिक कलाकृति का प्रकटीकरण नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि ये संभवतः एक दुष्ट कलाकृति को प्रकट कर रहा था। ये सफेद हड्डी वाला कर्मचारी स्पष्ट रूप से एक कलाकृति थी जिसे कुछ राक्षसी तरीकों से परिष्कृत किया गया था, जिसमें एक सफेद हड्डी को माध्यम और एक दुष्ट कलाकृति भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। झांग परिवार के पूर्वज गुरु ने मंत्रोच्चार किया और श्वेत अस्थि कर्मचारी की नोक पर स्थित खोपड़ी से अचानक लाल चमक निकली। परिवार के पैतृक स्वामी की उपस्थिति अचानक अशुभ हो गई।
लाश का जहर गाढ़ा हो गया और असंख्य सर्पाकार ड्रैगन में बदल गया, जो अपनी जीभों से फुफकार रहे थे और सभी दिशाओं में रेंग रहे थे। महुआ की खोपड़ी में हल्की झुनझुनी हुई। झांग परिवार के इस पूर्वज के कुटिल तरीके बहुत अधिक थे। शव शरीर और मंत्र विद्या दोनों का अभ्यास करना। क्या वह शारीरिक साधक था या आध्यात्मिक साधक? या क्या ये हो सकता है कि दुष्ट दानव की विधियां अद्वितीय थीं, जो रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति दोनों से परे थीं? जब महुआ ने विचार किया तो सर्पाकार ड्रैगन पहले ही उसके पैरों तक पहुंच चुके थे, जिससे महुआ को तुरंत जल पासिंग सटेप करने के लिए प्रेरित किया और वह तेजी से पीछे हट गया। इस हल्की सी हलचल ने उनके दिव्य विचार में एक लहर दौड़ा दी, और यद्यपि यह बहुत छोटी थी, फिर भी इसे सदैव सतर्क रहने वाले झांग परिवार के पूर्वज गुरु ने भांप लिया। झांग परिवार के पूर्वज गुरु की कांस्य ऊर्ध्वाधर पुतलियां संकुचित हो गईं, और उन्होंने महुआ की ओर अपना सफेद हड्डी का स्टाफ तान दिया। आसपास के सर्पाकार ड्रैगन ज्वार की लहर की तरह एक साथ झुंड में आ गए तथा अपने साथ एक जहरीली आभा लेकर महुआ की ओर बढ़ रहे थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर महुआ ने अपना रूप प्रकट किया, हल्के कदमों से पीछे हटते हुए अपनी उंगलियों को तेजी से आपस में टैप किया। एक के बाद एक फायरबॉल तकनीक उसकी उंगलियों से प्रकट हुई, हवा में सीटी बजाती हुई। चमकीले लाल आग के गोले लाश के जहर वाले सांपों से टकराए और टकराते ही फट गए। अग्नि श्रृंखला की आध्यात्मिक शक्ति की लपटें फूट पड़ीं और अग्नि के आध्यात्मिक धागे उनमें से होकर गुजर गए। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। आग के गोलों से जहरीले सांपों के झुंड नष्ट हो गए, राख में बदल गए, लाश का जहर जल गया और लाल लपटों के भीतर भयावह हरे रंग का एक संकेत भी देखा जा सकता था। एक कप चाय खत्म करने में लगने वाले समय से भी कम समय में महुआ ने फायरबॉल तकनीक का उपयोग करके झांग परिवार के सभी पैतृक मास्टर के शव विष सर्पों को जलाकर मार डाला था। झांग परिवार के पूर्वज गुरु उदासीन दिखाई दिए। लाश को जहर देने की तकनीक तो नष्ट हो गई थी, लेकिन उसने छिपे हुए पर्यवेक्षक को बाहर निकाल दिया था। केवल इस छिपे हुए पर्यवेक्षक ने उन्हें आश्चर्यचकित और संदिग्ध दोनों महसूस कराया। ये तो बस एक बच्चा था। यदि मास्टरमाइंड एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा साधक, एक षड्यंत्रकारी मध्यम आयु वर्ग का साधक, या यहाँ तक कि एक गंभीर और गंभीर वृद्ध साधक होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन मासूम चेहरे, बेदाग आचरण और गहरी आंखों वाले इस बच्चे ने उसे सिहरन पैदा कर दी। कुछ असामान्य अवश्य ही कोई राक्षस काम कर रहा है। झांग परिवार के पैतृक स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। यह बालक, जिसकी दिव्य भावना शुद्ध और गहन थी, अपने रूप के साथ साथ मंत्रों को भी प्रकट करने में सक्षम था। ये दिखने में भोलापन है, लेकिन तरीके चालाकी से भरे हैं। अदृश्य रूप से छुपकर गुप्त रूप से देखते हुए झांग परिवार के बुजुर्गों को कठपुतलियों की तरह नियंत्रित करना। यहाँ तक कि अगर उसने श्वेत अस्थि दंड का प्रदर्शन न किया होता और अपनी शव विष तकनीक को मजबूत न किया होता, तो भी वह बच्चे को बाहर निकालने में असमर्थ होता। अपने दिव्य विचारों पर जो प्रभुत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे प्राप्त करने में उन्हें सैकड़ों वर्ष लगे थे, जिसमें मानवीय दिव्य इंद्रियों का उपयोग, श्रमसाध्य अन्वेषण तथा अपने पूर्व जीवन से प्राप्त शवपथ विरासत को अपनी साधना में सम्मिलित करना शामिल था। यह बालक, जो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, जिसने कई वर्षों तक मुश्किल से पर्याप्त चावल खाया है, उसने इतनी गहरी चालाकी और ऐसे विचित्र तरीके कहाँ से सीखे? झांग परिवार के पैतृक स्वामी की निगाहें भारी हो गईं जब उन्होंने पूछा, बच्चे, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? महुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप अनुमान लगाए। झांग परिवार के पैतृक गुरु ने क्रोध नहीं दिखाया और फिर पूछा, आपने मेरे झांग परिवार के बुजुर्गों पर नियंत्रण कैसे किया? सरासर झूठ बोलते हुए महुआ ने जवाब दिया, मैंने उन पर कोई नियंत्रण नहीं किया, उन्होंने ये सब खुद ही किया। अनगिनत गलतियां करने के बाद उन्होंने मेरी चेतना के सागर में आकर मेरी दिव्य इंद्रिय को लीन करने की भी सोची। मैंने उन्हें दयापूर्वक कुछ सलाह दी और अचानक ज्ञान प्राप्ति के साथ उन्होंने अपना व्यवहार सुधार लिया। ओह, ठीक है, महुआ ने आगे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि वे आपसे, पुराने पूर्वज से छुटकारा पाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। झांग परिवार के पैतृक स्वामी की आंखें ठंडी हो गईं। ये बच्चा बकवास कर रहा था और यह स्पष्ट नहीं था कि कौन से शब्द सच थे। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का अच्छा स्वभाव नहीं। झांग परिवार के पैतृक स्वामी के विचार झिलमिला उठे और उन्होंने एक योजना बनाई। कहा, हमारे मन में कोई द्वेष या नाराजगी नहीं है, क्या हम यही समाप्त कर सकते हैं? महुआ ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया, जरूर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता।
अपनी बात समाप्त करने के बाद महुआ ने झांग परिवार के पैतृक गुरु की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं आपको यहाँ नहीं रखूंगा। झांग परिवार के पूर्वज मास्टर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बदल गई और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो फिर मेरे झांग परिवार के इन बुजुर्गों के बारे में। उद्धरण चिन्ह। महुआ ने फिर हाथ हिलाया, मैंने तुमसे कहा था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उन्होंने अपना व्यवहार सुधार लिया है। अब वे तुम्हारा अनुसरण नहीं कर रहे, अब वे मेरे हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। झांग परिवार के पूर्वज मास्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम इसे रोकने पर सहमत हुए थे। युवक, ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ईमानदार हो। किस बात के प्रति ईमानदार? झांग परिवार के पैतृक गुरु ने कहा, तुम उन पर से नियंत्रण हटा दो, मैं उन्हें ले लूंगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चलते रहेंगे और मेरा झांग परिवार तुम्हारा अनादर नहीं करेगा। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि तुम मेरे झांग परिवार के प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाओ। तुम क्या कहते हो? महुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए चिंतनशील होने का नाटक किया। लेकिन मैं तुम्हें वैसे भी नहीं हरा सकता, और अगर मैं इन लौ शवों को मेरे खिलाफ जाने दूंगा तो क्या होगा यदि तुम अपना वचन नहीं निभाओगे? क्या मैं बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ जाऊंगा? झांग परिवार के पूर्वज गुरु ने मन ही मन शाप दिया। कितना संदिग्ध बच्चा है। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? महुआ की आंखें चालाकी से घूम गईं, ऐसा कैसे हो? मैं इन लौह शवों पर से नियंत्रण हटा दूंगा और तुम अपनी दिव्य इंद्रियों को अपंग बना दोगे। तुम्हें ज्यादा कुछ नष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस 70 या 80% ही काफी होगा। इस तरह लौह शवों के बिना और तुम्हारी दिव्य इंद्रियों के कम होने के बावजूद हम बराबरी पर रहेंगे। झांग परिवार के पूर्वज मास्टर की निगाहें बर्फीली हो गईं। बच्चे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? महुआ अपनी बातचीत जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिससे वह सदमे में आ गया। उन्होंने पाया कि झांग परिवार के पैतृक गुरु के पीछे किसी अज्ञात समय में एक विशाल कांस्य ताबूत उभरा था। यह विशाल ताबूत, जो प्रत्यक्षतः प्रकट भी था, पुराने समय की आभा बिखेर रहा था, जो वर्दीग्रिस से ढका हुआ था। इसकी उपस्थिति गहरी और गहन थी, लगभग वैसी ही जिसका उपयोग शव राजा को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। कांस्य ताबूत बहुत बड़ा था, स्पष्टतः असाधारण। इस तरह के प्रकटीकरण में भी काफी समय खर्च हुआ होगा। कुछ ही समय पहले झांग परिवार के पूर्वज गुरु द्वारा कहे गए शब्द, इसे छोड़ देने और अपने स्वयं के मार्ग पर चलते रहने के बारे में, सभी झूठ थे। वह तो बस समय का इंतजार कर रहा था, ताकि वह इस विशाल कांस्य ताबूत का निर्माण पूरा कर सके। महुआ ने गुस्से से कहा, तुम बुरे कमीने, कितने धूर्त हो, चुपके से जादू करते हुए मुझे बातचीत में उलझा रहे हो।